अ, अब हम लोग अपना आगाज करते हैं इस प्रोग्राम का। हम लोग, क्योंकि आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि आजकल जो ये बुरी बीमारी फैली हुई है उसके बारे में सबको कुछ कंफ्यूजन्स हैं, किसी को कोई डाउट होता है क्या, तो हम लोग का ये एक हम्बल एफर्ट है कि अपनी तरफ से हम कितने डाउट्स आपके क्लियर कर पाते हैं और किसी तरह से आपको पता चलता है कि और किस तरह से आप लोग के फ्यूचर में भी हेल्प कर सकते हैं। तो हम इसमें आपको बस इतना बताना चाहेंगे कि ये हमारा प्रोग्राम एक गुड़गांव वॉलंटियर्स ग्रुप है। हम लोग की लेडीज यहाँ पे करीब 14-16 मेंबर्स हैं उसमें। वो लोग मिलके ये प्रोग्राम आपके तक ला रहे हैं एंड दे आर वर्किंग जितना हर फील्ड में वर्क कर रहे हैं, रिसोर्सेज के लिए, लोगों को फोन करने के लिए, उनकी खैरियत पूछने के लिए। तो ये लोग हर तरह से आप कम्युनिटी का, स्पेशली वैसे भी इंशाल्लाह आगे जब ये कहर खत्म हो जाएगा तब भी काम करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त कोविड से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसके लिए हम लोग सब हाजिर हैं। आपको ये कॉमन ग्रुप पे हम लोग आपको मैसेज डालते रहेंगे, कोई अगर प्रोग्राम है जिससे आप लोग अगर शरीक होना चाहते हैं तो उसमें बता सकते हैं, और कोई अगर आपको रिक्वेस्ट है इस ग्रुप से तो वो भी आप कॉमन ग्रुप पे ओनली फॉर डेट्स या शेयर गुड़गांव लेडीज पे डाल सकते हैं। इसमें हम लोग माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि हमारी कम्युनिटी में ये गुड़गांव में ही डॉक्टर्स बहुत सारे हैं। तो उसमें हम लोग ने सोचा कि पहला प्रोग्राम हम मेडिकल इनपुट्स का आपको शुरू करते हैं। इंशाल्लाह आगे वेलनेस एंड मेंटल हेल्थ, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब भी आगे हम लोग सोच रहे हैं प्लान करने का। बट राइट नाउ हम आपको शुरू करते हैं विद द मेडिकल इनपुट। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि आप लोग हर एक जगह बात करते होंगे तो थोड़ा सा एक जानना कि क्या है कोरोना एक्चुअली, थोड़ा सा एक अगर नॉलेज, सही नॉलेज हो जाए जिससे, ताकि आप लोग एक पढ़े लिखे इंसान की तरह सबके सामने, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं ही लेकिन फिर भी थोड़ी सी ज्यादा क्लियरली नॉलेज दे सकें। तो उसके लिए मैं पहला सेशन जो हम कर रहे हैं वो मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगी, विच इज अबाउट कि कोरोना वायरस है क्या, है ना, और उसकी बीमारी है कैसे फैलती है, जिसमें होता क्या है जब कोरोना हो। तो हमारा ये पूरा इस प्रोग्राम का मेन पॉइंट है कि हम कोविड 2021 को कैसे हम उससे लड़ें। तो पहली चीज ये जानना है कि है क्या कोरोना वायरस। कोरोना का असली में मतलब होता है, उसको अगर हम ट्रांसलेट करें, कोरोना का मतलब होता है ताज। तो ये जो वायरस है अपने ऊपर एक ताज, जो दिख रहा है ना इसके ऊपर कि ये जो स्पाइस, इससे देख के लगता है कि कोई ऊपर से देखिए सर पे कोई ताज पहना हुआ है, तो इसलिए इसको कोरोना कहते हैं। और ये वायरस बहुत सालों से है, बहुत तरह पुरानी वायरस है, ये खाली कोई नई वायरस नहीं है। ये जो सार्स पहले एक बीमारी हुई थी 2003 में, तब भी ये कोरोना की ही एक तरह की वायरस थी। और ये वाली जो प्रेजेंट वाला जो स्ट्रेन है, जो कि वो भी म्यूटेट होता जा रहा है, लेकिन ये वाला जो कोविड-19 का पैंडेमिक जो चल रहा है वो सबसे पहले वुहान में दिसंबर 2019 में आइसोलेट हुआ था और वहां पे ये बीमारी फैली हुई थी। तो आप जैसे देख रहे हैं ये एक वायरस, ये इतनी बहुत ही ज्यादा छोटी वायरस होती है, और इसके अंदर जैसे नॉर्मली डीएनए के वो होते हैं किसी चीज से, ये आरएनए वायरस है, तो इसमें केवल एक स्ट्रिंग होती है, एक रस्सी जैसी चीज अंदर बनी हुई होती है, तो इसको आरएनए वायरस कहते हैं। तो और ये कब पैंडेमिक कब से फैला, जो ये जो इसको कब कहा गया है कि ये पैंडेमिक है, ये WHO ने मार्च 2020 से इसको पैंडेमिक माने महामारी जिसे कहते हैं, कि पूरी दुनिया में इसका असर है, खाली हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को इसको में फैली हुई है। इसमें इंक्यूबेशन पीरियड की बीमारी, जो जब वायरस एंटर करती है आपके जिस्म में और आपके ऊपर जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके बीच में गैप कितना होता है, वो 2 to 14 डेज, इनमें 5 to 6 लिखा है, नॉर्मल एवरेज 5 to 6 है, लेकिन ये भी देखा गया है कि कभी कभी इन रेयर केसेस 14 दिन तक भी आपके एसिम्प्टोमेटिक रह के या इंक्यूबेशन उसके बाद भी बीमारी हो सकती है। तभी जो आप कहते हैं ना कि ये इससे रिलेटेड है, आगे ये लोग भी बताएंगे आपको कि जब लोग कहते हैं कि हम ठीक हो गए, हम कितने दिनों में बाहर निकल सकते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये नहीं, अगर घर में बाकी लोग हैं, किसी को घर में हुआ कोरोना, उसके बाकी घर में वालों को नहीं है, बाजाहिर नहीं है, लेकिन वो लोग भी तो अपने को आइसोलेट करते हैं ना बाकी जनता से, तो बाकी लोगों के से कब तक, वो 14 दिन तक वो लोग भी आइसोलेट करते हैं, क्योंकि उनकी भी ये चांस होती है कि क्योंकि घर में एक का हुआ है तो शायद उनको भी अंदर ऐसा कुछ है जो कि अभी बाजाहिर नहीं है। तो इसलिए जिस घर में किसी को कोरोना है उसमें उसके घर में बाकी लोग भी जो रहे हैं वो भी अपने को 14 दिन तक, अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तब भी अलग रखते हैं।
इसके बाद हमारे होता क्या है, जब वायरस ये जब किसी से, सबको पता है कि एरोसोल पार्टिकल्स हवा में होती है, तो ये जब वायरस, और अगर सरफेस पे भी जो पार्टिकल, अगर उसकी जब म्यूकोसा को आपने हाथ लगाए आंख पे या मुंह पे नाक में, तो उसमें उस तरह से ये वायरस जिस्म में अंदर चली जाती है। फिर जिस्म में जब अंदर चली गई तो उसके बाद ये जो कहा देखा गया है कि ये ACE2 रिसेप्टर सेल्स, हर जिस्म का सेल है उसमें जा सकती है, बट इसकी टेंडेंसी ये होती है कि जिसमें ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, और स्पेशली ये देखा हुआ है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या कहते हैं, जहाँ पे हलक, जहाँ से खांसी होती है, जो ऊपर ऊपर का नाक और ये सब, ये वाला अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। लेकिन ये वाले जो खतरनाक ये वायरस का ये चक्कर है कि ये जाके बाइंड, ज्यादा जो बाइंड करती है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लंग्स के एल्वियोलाई के वाले एपिथेलियम में जाके बाइंड करती है। वैसे तो कहीं भी जाती है, कहीं भी जाके ये बाइंड कर सकती है, और वो फिर वहां पे वायरस जाके चिपकती है सेल से, फिर सेल के अंदर घुस जाती है। सेल के अंदर घुस के वो अपना कंटेंट क्या है इसके अंदर का, जो RNA पार्टिकल जो शुरू में दिखाया था ना, एक रस्सी, वो कंटेंट जाके अंदर छोड़ती है। फिर वो अंदर काफी मैकेनिज्म होते हैं जिससे फिर कि उसमें बहुत सारे वायरस बन जाते हैं, एक घुसी और उससे बहुत सारे वायरसेस बन जाती हैं। और ये वाली जो वायरसेस बहुत स्पीड से मल्टीप्लाई करती हैं, और फिर वो निकल के इंसान से बाहर जाके दूसरे ऑर्गन्स में भी जा सकती हैं, और दूसरी बाहर निकल के उसकी सांस से किसी दूसरे को भी इन्फेक्ट कर सकती हैं। तो ये पूरा साइकिल है कि कैसे वायरस ये, और ये जो सेल से निकलती है तो सेल को डिस्ट्रॉय भी कर देती है। तो लंग्स में जैसे अगर है तो लंग को वो लंग के वाले सेल को डिस्ट्रॉय भी कर देती है। तो उससे सांस लेने में जो आप सुनते हैं कि ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन क्यों, क्योंकि लंग्स के वो जो सेल्स जिससे एक्सचेंज होता है, जिससे आप जो अंदर सांस ले रही हैं, ऑक्सीजन जो अंदर खून में एब्जॉर्ब होती है वो लंग्स में होती है, और जब वहां के सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो वो ऑक्सीजन जिस्म के अंदर नहीं पहुंच पाती, तो इसीलिए बाहर से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है। किसी को बीच में अगर कोई चीज एकदम क्लियर रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन अगर नहीं है तो प्लीज पूछ लेंगे। अब इसमें नेक्स्ट स्टेज ये आता है कि वायरस तो आ गई है, लेकिन किस किस तरह से प्रेजेंट करती है, कि किसी में बहुत एसिम्टोमेटिक माने उसके है तो उसको अगर वो टेस्ट करा के, कौन सा टेस्ट कराते हैं, RT-PCR करवाते हैं, सबसे कॉमन है ना। तो अगर वो जाके RT-PCR करवाएंगे तो वो शायद टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, दिखाए पॉजिटिव नेजल स्वाब आपका, और कोई सिम्टम कुछ नहीं है, तो खाली टेस्ट से पता चल रहा है, तो उसको कहते हैं एसिम्टोमेटिक। ये जो हर्ड इम्यूनिटी का जो कंसेप्ट हुआ था वो इसी पे बेस्ड था कि कुछ लोगों को ऑटोमेटिकली हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, और इम्यूनिटी सब में डेवलप हो जाएगी। फिर दूसरा ये होता है माइल्ड। माइल्ड कब तक उसको माइल्ड रखेंगे, जैसे थोड़ा हलक में दर्द है, खांसी सूखी हो रही है, जिस्म में थोड़ा दर्द, छींके आ रही हैं, थोड़ा बहुत उल्टी, नौजिया, ये सब हर तरह के, डायरिया भी हल्का, एसिडिटी, हेडेक, ये सब अगर खाली यहाँ तक है। और मेन चीज क्या है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन, सबको पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में पता है, तो पल्स ऑक्सीमीटर में जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन 97% के बराबर या ज्यादा है, तो बिना मतलब एक्सटर्नल ऑक्सीजन वो नहीं मिल लगा, या उसके कॉन्सेंट्रेटर वो नहीं लगा हुआ है, तो फिर वो माइल्ड डिजीज है। अगर यही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 97% का ऑक्सीजन लगाने के बाद आ रहा है तो उसको माइल्ड डिजीज नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उसके आर्टिफिशियल है, वो रूम एयर पे नहीं है ना। तो माइल्ड तब तक है जब तक उसका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 97 विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प है। फिर माइल्ड से मॉडरेट, और माइल्ड वाले को ऑफ कोर्स कोई हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं जरूरत है, तो वो उसका आराम से घर पे आइसोलेट करके केयर हो सकता है। मॉडरेट, मॉडरेट तब कहते हैं कि निमोनिया के सिम्टम्स, बुखार, थोड़ा बुखार इसमें भी आता है, माइल्ड में भी आता है, लेकिन इसका बुखार जो है तेज बुखार है, खांसी लगातार आ रही है, और सांस रेस्पिरेटरी रेट को कहते हैं कि नॉर्मली 14 से 16 ऐसे रहता है, तो ये रेस्पिरेटरी मतलब सांस फूल रही है, लंग्स कोशिश कर रहे हैं कि बार बार सांस ले, जल्दी से सांस लें तो शायद थोड़ी ज्यादा ऑक्सीजन अंदर चली जाए। तो इस ये वाला जो होता है इसको, और जो अगर आप CT चेस्ट करते हैं तो फिर उसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ये सब जो कही जाती है, ये लंग्स में नजर आती है, जो कि स्पेसिफिक टू कोविड है। और ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना आएगा, अगर 94 से नीचे नहीं होगा,
94 तक है तब भी हम उसको मॉडरेट कहेंगे। तो अगर किसी का 95% है और उसको फीवर है और सांस जल्दी जल्दी आ रही है तब तक हम उसको मॉडरेट डिजीज ही मानेंगे, उसको हम सीवियर नहीं कहेंगे। सीवियर कब कहते हैं? सीवियर हमें ये जानना क्यों जरूरी है? ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आजकल इतना ज्यादा लोड है हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इसमें, तो अगर जिन लोगों को बहुत ज्यादा क्रिटिकली रिक्वायर्ड है वो लोग पहुंचे अस्पताल, और ना कि जिन लोगों को माइल्ड और मॉडरेट, आइडियली तो मॉडरेट वाले को भी अस्पताल में, अगर कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती तो मॉडरेट वाले भी अस्पताल पहुंच के ज्यादा बेहतर मैनेज होते, लेकिन क्योंकि लोड इतना ज्यादा है तो अगर चॉइस है कि कुछ ही कम लोग पहुंचे तो क्रिटिकल और सिवियर वालों को ही हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो सिवियर वाले में क्या होता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से भी कम है। जहां 90% से कम है तो वो उसका हॉस्पिटलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। इसमें जब छोटे मोटे मैन्यूवर्स जो बताएंगे आगे लोग आपको भी कि उल्टा लेटना, ये सब से अगर ठीक हो जा रहा है तब भी अगर 90 से कम है उल्टा लेटने के बाद और सब कुछ भी, तब फिर उसको हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। और ये वाला जो फाइनल क्रिटिकल एक क्या होता है, इन्फ्लेमेशन शुरू में, अब बॉडी के अंदर इतना ज्यादा रिस्पॉन्स हो जाता है वायरस का कि अक्यूट, जिसमें सारे इंडिकेटर्स होते हैं इन्फ्लेमेटरी, जो आप लोगों ने टेस्ट कभी सुने होंगे कि CRC रिएक्टिव प्रोटीन और ये सब चीजें, तो उस वक्त ब्लड में क्लॉटिंग भी बढ़ जाती है, उसमें क्लॉट्स होके हार्ट अटैक जो सुना है वो भी कोरोना की वजह से, या स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये सब, या फिर अल्टीमेटली किडनीज में जाके ब्लॉक कर देता है। किसी भी ऑर्गन में कोई भी आर्टरी ब्लॉक हो सकती है तो उसके ऊपर उसका असर आने लगता है। तो ये वाला जो स्टेज होता है ये बहुत क्रिटिकल है। इससे पहले ही स्टीरॉइड्स या कुछ शुरू हो जाने चाहिए आइडियली सीवियर स्टेज पे। तो ये डिमार्केट करेंगे क्योंकि हर लेवल का मैनेजमेंट अलग तरह से है। सो इस प्रेजेंटेशन का मकसद आपको बेसिकली क्या क्या चीजें बताना था। अभी हमारा कि आपको ये समझ में आ गया कि कब से ये हुई है, मार्च 2020 से इसको डिक्लेयर कर दिया गया गवर्नमेंट ने महामारी की तरह, है ना। और बेसिकली इसको दूसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आरएनए वायरस है, शुरू कहाँ हुई थी, वुहान से शुरू हुई थी, लेकिन अब सारी दुनिया में फैल चुकी है और ये सेल के अंदर जाके मल्टीप्लाई करती है और इतनी ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करती है कि सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर अंदर ही दूसरे ऑर्गन्स को जाके भी इन्फेक्ट कर सकती है और दूसरों को बाहर निकल के दूसरों को भी बीमारी फैला सकती है। इसकी सिवियरिटी का बेसिक मेन क्राइटेरिया ऑक्सीजन सैचुरेशन की लेवल से है। सिम्टम्स तो अगर किसी को बिल्कुल किडनी फेलियर वगैरह में जा रहा है, वरना मेन चीज ये है कि ऑक्सीमीटर, इसलिए सारे जितने लोग भी यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं सबके घर में ऑक्सीमीटर होना जरूरी है। अगर नहीं है तो प्लीज आज के बाद सब लोग ऑक्सीमीटर जरूर घर पे रख लें, क्योंकि सबसे क्रिटिकल मैनेजमेंट के लिए वही है। तो इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सुबह अपने प्रेजेंटेशन के साथ सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया लुबना जी, और बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दिया। प्यारा सा लगा कि कोई बड़ी बहन से सारी बातें सुन रहा है, पढ़ रहा है। टू नो योर एनिमी, है ना। तो बिकॉज मुझे ये लगता है कि हम अपने दुश्मन को समझना जरूरी रहता है। कि वो एक शेर है ना, पापा बहुत पढ़ा करते थे कि दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो। ए दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है, अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। तो मेरा इस पूरे ग्रुप बहुत खूब अभावी मैडम, बहुत क्या बात है कि हमें इसको जाहिर तो करना पड़ेगा ये क्या क्या करता है और हम कहाँ से इसको पकड़ के पहले से ही खत्म कर दें। तो मेरा टॉपिक ये है और मेरा आइडिया ये रहेगा कि मैंने बहुत टेक्निकल वैल्यूज नहीं डाली हैं इसमें, और जो भी चाहता है वो उसमें अलग से व्हाट्सएप कर सकता है। मेरा फ्लो जो रहेगा वो ये रहेगा कि व्हाई इज दिस टॉक सो इम्पोर्टेंट टुडे। जब हम सबको भी पता है कि क्या क्या है और क्या क्या खाना है, फिर भी हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आज के दौर पे जहां हमारे इतने रिश्तेदार भी सफर कर रहे हैं और हम बहुत सारी चीजें गूगल भी कर चुके हैं। फिर ये रहेगा कि सिम्टम्स ऑफ न्यू कोरोना स्ट्रेन, इस नए जो 2021 कोरोना है इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। फिर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर जो डॉक्टर लुबना ने अभी बता दिया हमको, उसके ऊपर थोड़ा सा वो है। फिर लैब टेस्ट कौन से हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो मेरा फ्लो ऑफ टॉक ये रहेगा। और व्हाई इज दिस टॉक सो इम्पोर्टेंट।
यू अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे कोई चीज बढ़ती है और होती है तो गूगल बाबा आ जाते हैं सबको नई नई चीजें पढ़ाने, और हम डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल कर देते हैं। तो इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्शन ट्रीटमेंट, लाइक इसको कहते हैं इडियट सिंड्रोम हो गया। सो देयर इज अ कॉल्ड सिंड्रोम कॉल्ड इडियट सिंड्रोम नाउ, which is actually harming the patients as well as the doctor's treatment protocol. And I want all of you to understand this, that it is very important to assess your case, talk to your doctor, take proper treatment, but don't take anybody else's prescription कि उसने एजिथ्रो खाई थी, डॉक्सी खाई थी, स्टेरॉइड खाई थी, मुझे भी ये हुआ है, अब मैं भी खाना शुरू कर दूं। So whenever you are doing such a thing, you are actually blocking the access to the right treatment. And many times they come to the doctor, they don't tell कि हमने क्या क्या खा लिया है ऑलरेडी, हम क्या क्या दवा खा चुके हैं। हर चीज का, हर कंपाउंड का आपकी बॉडी पे असर होता है, इस बात को जानना समझना बहुत जरूरी है। जिस तरह से सही दवा लेना जरूरी, इस तरह से बिला वजह दवा लेना भी बिल्कुल जरूरी है। इसके अलावा डिप्रेशन हो जाता है, फियर हो जाता है। दिस इज बेसिकली द थिंग विच वी आर फाइटिंग फॉर कि ये ना करें। Now you understand, पहले क्या होता था कि बहुत सिंपल सी बात होती थी, खांसी आया, बुखार आया, लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट हो गया, ये एक बहुत सिंपल सी चीज हो जाती थी। मगर अब ये थोड़ा सा फैशन करके आया है, नया स्ट्रेन हमें परेशान करने के लिए। तो ये अलग अलग तरह से, जैसे आपको सिर्फ बॉडी एक हो सकता है, या खाली सोर थ्रोट हो सकता है, कोई रैश हो सकता है, या डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर्स एंड टोज हो सकता है, आंख आना, कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। इनफैक्ट अभी शायद शिया गुड़गांव ग्रुप में हम लोग ये डिस्कस भी कर रहे थे ना कि कंजंक्टिवाइटिस हो गया और उससे प्रॉब्लम हो गई। बहुत बार वॉमिटिंग भी हो रही है और डायरिया हो रहा है। तो ये समझना जरूरी है कि इसका प्रेजेंटेशन, कोई भी चीज जो आपके पास अनयूजुअल हो रही है, मैं तो ये सोचती हूँ जब भी पेशेंट ना मुझे कोई बेतुकी तकलीफ बता रहा होता है, मैं कहती हूँ प्लीज RT-PCR करा लो अपना, बिकॉज कल को अगर हमने लेट डायग्नोज किया तो उसमें हमको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी का मैंने दूसरा वो बताया ताकि थोड़ा जितनी हमारी पिक्चर्स हमारे माइंड में रह जाती हैं वो बात तक याद आती हैं, अक्सर कही वाली बातें हम भूल जाते हैं। तो कंजंक्टिवाइटिस, हेडेक, एक्स एंड पेन, डिस्कलरेशन है, सोर थ्रोट है, डायरिया है, एंड वॉमिटिंग इन्होंने नहीं ऐड किया। मेरे बहुत से पेशेंट जो है वॉमिटिंग की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो डॉक्टर लुबना ने अभी बता ही दिया था कि है क्या इन्फेक्शन, इसमें हम टेस्ट क्या क्या कराते हैं। तो 3 तरह के टेस्ट होते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट, RT-PCR एंड एंटीबॉडी टेस्ट। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या करता है, जो येलो स्पाइक्स हैं इनको आइडेंटिफाई करता है, इनके टुकड़ों को। तो एक इजी टेस्ट होता है, कॉमनली किया जा सकता है, मगर बहुत बार इसमें केसेस नेगेटिव भी आ जाते हैं, तो इसलिए इसका लिमिटेड यूज है। अच्छा, ये जो अंदर है ये RNA, ये RT-PCR से डिटेक्ट होता है। एंटीबॉडी में ये होती है, जब ये बॉडी में घुस जाता है तो एंटीबॉडी सिक्रीट होती है, वो एंटीबॉडी टेस्ट होता है, जो डायग्नोसिस में बेसिकली नहीं होता है, बट आपको रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है इसका पता कर देता है। तो पर्पस क्या होते हैं, देखिए 3 तरह के हो गए आपके। RT-PCR ये करंट इन्फेक्शन डिटेक्ट कर लेता है, इसका सैंपल है नोज, थ्रोट, स्वॉब या सलाइवा से ले सकते हैं। एंटीजन टेस्ट हो गया जो अभी हमने आपको बताया, रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, इसको रैट टेस्ट भी कहते हैं। ये भी करंट इन्फेक्शन डिटेक्ट करता है और इसके लिए नोज स्वॉब चाहिए होती है। फिर एंटीबॉडी टेस्ट होता है, यानी पहले आपको 1 to 3 वीक पहले अगर टेस्ट हुआ है तो ये एंटीबॉडी, इसके लिए ब्लड सैंपल की जरूरत होती है। ये डायग्नोसिस के लिए नहीं यूज होता है, मगर अगर कहीं लैब में इन चीजों का लोड बहुत ज्यादा है तो ये भी एक टेस्ट मतलब यूज किया जा सकता है ना। व्हाट इज रैपिड एंटीजन टेस्ट? ये स्पाइक प्रोटीन टेस्ट करता है, चीप होता है और पॉइंट ऑफ केयर जल्दी से अवेलेबल हो जाता है। और हमने इसको स्ट्रिप को इसलिए डाला क्योंकि अमूमन औरतें ये स्ट्रिप आसानी से पहचान सकती हैं, क्योंकि जिंदगी में इसको कभी ना कभी इस तरह के टेस्ट को यूज किया होता है। तो ये कम्युनिटी टेस्टिंग में और रिमोट रीजन्स में बहुत ही यूजफुल टेस्ट है, बट ओवरऑल ये इतना नहीं है। मगर हम लोगों के यहाँ केसेस हो, जैसे मान लीजिए हमें एक पेशेंट का ऑपरेट करना है तो RT-PCR को आने में देर लगती है और रैपिड एंटीजन टेस्ट जल्दी से हो जाता है। तो हम प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए अगर वो पॉजिटिव है तो हम उनका प्रोटोकॉल डिफरेंट कर लेते हैं, अगर नेगेटिव है तो कर लेते हैं। तो जो मुद्दा मैं पहले बताई थी, पॉजिटिव है इसका मतलब वो ट्रू पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो आप वॉच करिए। अगर उसको सिम्टोमेटिक कफ है, सोर थ्रोट है, तो आपको रिपीट सैंपल या रीटेस्ट कराना होगा RT-PCR से कि कंफर्म करें। और अगर एसिम्टोमेटिक है तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मतलब बिला वजह भी बाल की खाल ना निकालें। मगर अगर सिम्टोमेटिक है तो उसको जरूर RT-PCR करा लें। फिर एक CT वैल्यू आती है, बहुत बार ना हमारे पास रिपोर्ट आती है मेरी CT वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई। तो अब CT वैल्यू 2 तरह की CT बोलती है, एक तो RT-PCR CT वैल्यू होती है और एक CT स्कैन की CT वैल्यू होती है। दोनों चीजों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो RT-PCR की CT वैल्यू होती है, ये जब हाई होता है तो इसका मतलब लोड लो है, आपका जो
इन्फेक्शन का लोड है वो लो है, क्योंकि सीटी का मतलब यहाँ पे आता है साइकिल टर्नओवर टाइम, मतलब जो हम न्यूक्लिक एसिड डिटेक्ट कर रहे हैं वो कितनी देर में हमको पॉजिटिव मिल पाता है, तो ये साइकिल टर्नओवर टाइम हो जाता है आपके लिए। अच्छा, इसके अलावा जो ये है कि 25 to 30 अगर है तो चलो मॉडरेट है, लेस देन 25 है तो ये सीरियस डिजीज है और इसको हमें मैनेज करना जरूरी है। एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में हम बता ही चुके हैं, जो हमें पॉइंट ऑफ केयर है कि ये हमें बताता है कि पहले इन्फेक्शन हुआ है, तो इसका अमूमन इतना यूज नहीं है, जब तक तभी यूज ज्यादा है जब आपके पास इसका कोई और सोल्यूशन नहीं मिल रहा है आपको। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट किस लिए इतना ज्यादा हम लोग टॉक देख रहे हैं, क्यों हमारी कोर कमिटी, क्योंकि ये स्ट्रेन म्यूटेटेड है, ये वैसे नहीं मैनिफेस्ट कर रहा है जैसे पहले वाले ने किया कि हाँ भाई पॉजिटिव आया और हमने ट्रीटमेंट दिया, खांसी हुई। इसमें अलग अलग तरह से प्रेजेंटेशन हो रहा है। मान लीजिए आरटीपीसीआर 15 to 20% केसेस में नेगेटिव आया, पेशेंट नॉर्मल लग रहा है मगर सडनली उसको ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर सकता है, तो इसलिए इसको समझना जानना जरूरी है। तो अगर नेगेटिव आया और फिर भी आपको सिम्टोमेटिक लग रहा है तो एडिशनल टेस्ट करा सकते हैं, लाइक ब्रोंको एल्वियोलर लवाज, मतलब ब्रोंकस में जाके लवाज करके भी टेस्ट कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए डॉक्टर आपके। और अगर डिफिकल्टी है ब्रीदिंग में तो भी उसको फर्दर देखा जा सकता है। फिर न्यू सिम्टम्स हैं और इसके लिए तो समझना, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है, मतलब 1 to 3 days है, तो बहुत जल्दी इसको पकड़ना जरूरी होता है। तो ये डॉक्टर लुबना ने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया था कि माइल्ड डिजीज जो होती है वो अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, इसमें फीवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होती है और ऑक्सीजन लैक इसमें नहीं हो रही होती है, मतलब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अगर आप देखेंगे तो 97 से ऊपर, मतलब तो आरटीपीसीआर या वो तो पॉजिटिव आ गया, बट यू आर हैविंग अ माइल्ड डिजीज इफ यू आर हैविंग ऑल दीज थिंग्स। तो इस केस में होम आइसोलेशन करेंगे और हमारा होम आइसोलेशन का पूरा वो डॉक्टर आमिना कवर करेंगे। बेसिकली यही है कि स्ट्रिक्ट हाइजीन, हैंड हाइजीन है, कॉन्टैक्ट है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस है और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, एंड ट्रीटिंग फिजिशियन से आप जरूर कॉन्टैक्ट में रहें। ना इमीडिएट अटेंशन कब देंगे आप, अगर SpO2 94% से कम हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट 24 पर मिनट से ज्यादा हो रहा है, फीवर जो है वो पैरासिटामोल से 4 टाइम दे रहे हैं तब भी नहीं कम हो रहा है, इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मगर जो आप टैबलेट या इंजेक्शन बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे कभी ना लें आप मॉडरेट माइल्ड डिजीज में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू मेक कि विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन डोंट टेक इन माइल्ड डिजीज, बिकॉज द ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड is creating a havoc now. And I was just having another talk with the AIIMS doctors and we realized कि ये जो left right center steroid दी जा रही है इससे ज्यादा परेशानियां हो रही है, क्योंकि steroid बॉडी की इम्यूनिटी को लो कर देता है। फिर मॉडरेट डिजीज की बात आई तो ये भी लुबना बाजी ने कवर किया था कि हाँ भाई पल्स ऑक्सीमीटर से देखेंगे और रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे, अगर 24 से ज्यादा है तो ये मॉडरेट डिजीज में ऐड करता है। इसको प्रेफरेबली एडमिट करें और टारगेट ऑक्सीजन 92 to 96% रहना चाहिए। फेस मास्क से देते हैं इसमें, और इसमें डिफरेंट पोजीशन से देख सकते हैं कि कम तो नहीं हो रहा, अवेक प्रोनिंग एनकरेज करेंगे 1 to 2 आवर्स में। इसमें भी एंटी इंफ्लेमेटरी और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी स्टेरॉइड्स चलते हैं, जो कि जान करके मैंने इसमें डोजेज नहीं लिखी है, बिकॉज वी आर हैविंग अवेयरनेस प्रोग्राम एंड वी कैन स्टार्ट विद एंटीकोगुलेंट्स इन दिस केस। नाउ मॉनिटरिंग अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे आते हैं बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस जो हम सुनते रहते हैं, CRP है, डी डाइमर है, CBC, KFT, LFT, इंटरल्यूकिन 6। इन सारे इन्वेस्टिगेशंस का भी आप तभी कराएंगे जब आपका ट्रीटिंग डॉक्टर एडवाइस करेगा। लैब्स आर ओवरलोडेड, understand, please don't go ahead with any of the investigations on your own until your treating physician is telling. We have to be responsible. It is not that because we can get it done, we should get it done from everywhere. So you have to think like that you cannot just keep on getting investigations. So you have to monitor कि breathing कैसी है, hemodynaमिc, blood pressure और pulse कैसा है। अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं तो यानी कि आपको और सतर्क हो जाना है कि आपका डिजीज मॉडरेट डिजीज से सीवियर की तरफ जा रही है ना। तो इसके लिए यही इन्वेस्टिगेशंस जो है 48 आवर्स में रिपीट कराएंगे और देखेंगे कि इनका फ्लो कैसा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है या स्टैटिक है। तो अगर ऊपर जा रहा है then you have to be start thinking in terms that you are getting a severe disease or your patient is getting a severe disease, and then you go. Serial chest x-rays required है, HRCT only if things are worsening. CT scan should not be done otherwise all the time. Now what is happy hypoxia? ये बहुत एक important चीज है जो मैं बताना चाहूंगी फीमेल्स को खास तौर से, कि हम जैसे ही थोड़े से ठीक होते हैं हमें लगता है हम पूरे ठीक हो गए हैं। तो हैप्पी हाइपोक्सिया ये हो जाता है कि
आप ठीक हैं, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप 81 सैचुरेशन पे भी कंफर्टेबल हैं, मगर आपकी लंग्स अभी भी इफेक्टेड हैं, तो यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर दिस, बिकॉज मेनी टाइम्स मोस्टली 5th-6th डे जैसे ही आया आपको लगता है कि नहीं अब तो मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम है नहीं, और आपको लंग अभी भी डैमेज हो रहा है। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस। ये जो एक शैतान सी चीज है हैप्पी हाइपोक्सिया, जिससे सडन प्रॉब्लम आ जाती है। सो अंडरस्टैंड दिस कि ऑक्सीजन सैचुरेशन करते रहेंगे आप अपने पल्स ऑक्सीमीटर से। सीवियर डिजीज, फिर वही बात हो जाती है कि रेस्पिरेटरी मोर देन 30 है, SpO2 लेस देन 90% ऑन रूम एयर है, इसको आईसीयू की जरूरत है, और अल्लाह से दुआ है ऐसे पेशेंट्स को आईसीयू जल्दी से मिल जाए, क्योंकि इनके केसेस में के नॉन इन्वेसिव है या हाई फ्लो ऑक्सीजन है या इंट्यूबेशन है, जो भी मोड से ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी दी जाए बहुत जरूरी हो जाती है। फिर स्टेरॉइड्स का भी रोल आता है, एंटीकोगुलेंट्स और अदर सपोर्टिव थेरेपी है भी जरूरी हो जाती है सीवियर डिजीज में। फिर मॉनिटरिंग भी इसमें सीरियल एक्सरेज होते हैं, चेस्ट एक्स होता है, CT स्कैन होता है। लैब मॉनिटरिंग ये हो जाती है कि जितने भी हमने बायोकेमिकल मार्कर्स देखे थे वो 24 आवर्स में हमको रिपीट करना होता है, ताकि ये देख सकें कि डिटोरिएट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर हमें स्टेप अप करना पड़ जाता है अपना प्रोग्राम। तो बेसिकली जैसे डॉक्टर लुबना बताया था कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे सारी चीजें जहां पे भी इसके रिसेप्टर्स हैं वो इफेक्टेड हैं, और अकॉर्डिंगली चाहे हार्ट है उनके मार्कर्स हैं बायोकेमिकल वो जज किए जाते हैं, या इम्यून इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जैसे CRP है, इंटरल्यूकिन 6 है, फेरेटिन है, या ब्लड में मार्कर्स हैं, D डाइमर है, WBCs हैं, ये न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज करते हैं, लिम्फोसाइट्स डिक्रीज करते हैं। इसी तरह से आपको डॉक्टर्स इससे मार्कर्स असेस कर सकते हैं। लिवर एंजाइम्स रेज कर जाते हैं, और किडनी फंक्शंस भी डिटेरिएट करके जो क्रिएटिनिन है, ब्लड नाइट्रोजन है, ये इंक्रीज करता है। So the basic thing is that you don't have to panic, but you have to fight it out and see how the things have to be done and how the monitoring has to continue. Now the chest X-ray again is important, and many things which are not like determined by, there is a difference between plain X-ray and a CT scan in resolution. तो इस बहुत सी चीजें अगर एक्सरे में नहीं होंगी तो CT, तो कुछ जगहों पे ऐसा भी हो गया है कि अगर RT-PCR नहीं करवा पा रहे हैं तो CT स्कैन is also diagnostic of having early infections, but of course it should not be used as a diagnostic tool everywhere. ठीक है, तो इसकी सीवियरिटी स्कोर आपका 1 to 5 लोब्स में डिवाइड करके कितना सीवियर है आपका लंग इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसमें जो होता है, जैसे वो वाले CT में ये था कि जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, इसमें जितना ज्यादा CT स्कोर होगा उतना बुरा है पेशेंट के लिए, और उतना उसको हाइपोक्सिया है। तो व्हाट नॉट टू डू, आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। अगर बॉडी एक भी है आपका 1 से 2 दिन चल रहा है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं क्यों हो रहा है, प्लीज डॉक्टर को जरूर दिखाएं। नॉट मॉनिटरिंग प्रॉपरली, अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर अपना ठीक से नहीं लगा रहे, उसको एक स्टेबल जगह रख के अपनी प्रॉपरली फिंगर इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, या हिल रहा है वो, तो भी एक चीज हो जाती है। या आपने सोच लिया अच्छा सुबह तो मैंने लिया था, मैं 2-3 बार क्यों लूं, तो भी गलत है। तो प्रॉपर मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। या लिविंग इन फियर एंड गिल्ट, मतलब मैं किसी और को क्यों बताऊं कि मुझे कोरोना हुआ है। बहुत बार लोग इसको इस तरह से छुपा लेते हैं जैसे लगता है उनको आउटकास्ट कर दिया जाएगा। तो दैट इज अगेन, हम लोगों की ये पूरी जो कम्युनिटी है इसकी कोशिश यही है कि हम लोग सारी फैमिलीज को ये बताएं कि अगर हमें बताएंगे तो या एक दूसरे से शेयर करेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत छोटी हो सकती है। फिर फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अदर पेशेंट्स, दूसरे को जो प्रिस्क्रिप्शन मिला है वो आपका प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता है। एंड नॉट सीकिंग हेल्प इज अगेन अ वेरी बिग थिंग, एंड यूजलेस इन्वेस्टिगेशंस ना कराएं। So in the summary, you have to see that timely diagnosis and hospitalization if needed is the hallmark. You have to see risk stratification according to the things which we have already told you. There has to be an effective utilization of intensive care services. अगर 95 से ऊपर है पेशेंट का तो प्लीज ICU में मत ले जाइए, ज्यादा तो पैनिक से प्रॉब्लम हो रही है जितना कि हो रहा है। Selection of appropriate therapy is again very important. Monitoring and timely discharge जरूरी है, and lab markers and biomarkers जो है वो additional चीजें information provide करते हैं, उनको judiciously use किया जाए। Mild diseases में आप avoid कर सकते हैं। Let's fight this together. Thank you so much for patient listening. वालेकुम सलाम एंड एवरीबडी। बहुत बहुत अच्छा लगा ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिकल एंड साइंटिफिकली प्रूवन प्रेजेंटेशंस को देखते हुए डॉक्टर लुबना बाजी एंड डॉक्टर सुबूही, थैंक यू फॉर शेयरिंग द फर्स्ट एंड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द डिजीज। आई हैव बीन वर्किंग विद LNJP, आई एम द कोविड इंटेंसिविस्ट देयर। हम लोग ने पिछले पूरे साल 12,000 पेशेंट्स को ट्रीट किया है, एंड इस साल जो हमने देखा, मैं थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी क्योंकि हम लोग काफ़ी साइंस की बात कर चुके हैं।
बट टू अंडरस्टैंड कि ये डिफरेंट वेव क्यों है बहुत जरूरी था। हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन बीइंग कोविड इंटेंसिविस्ट, वी नेवर थॉट दैट द वेव विल कम लाइक अ सुनामी। इट वाज लाइक अ सुनामी ऑफ पेशेंट्स। मतलब विद इन अ वीक 60% मेरी फैकल्टी डाउन हो चुकी थी कोविड के साथ। वी ऑल ऑल्सो गॉट अफेक्टेड। अनफॉर्चुनेटली वी गॉट अफेक्टेड विद द डोमेस्टिक हेल्प एंड 90% ऑफ द केसेस ऐसा ही हुआ है इस वेव में, किसी ट्रस्टेड पर्सन की वजह से लोग इन्फेक्ट किए गए हैं। बाहर भी लोग जाने लगे थे, रेगुलरली रोजमर्रा की जिंदगी भी शुरू हो चुकी थी। पूरी तरीके से ये लग रहा था कि जैसे अब कोरोना हैज मूव्ड आउट ऑफ इंडिया, वी आर नॉट गोइंग टू गेट द सेकंड वेव, सो पीपल हैड स्टार्टेड become a little bit lax about COVID appropriate behavior. इसलिए भी ये इस तेजी से चढ़ा है। जिस तरीके से आप लोगों ने रियलाइज किया होगा, 2 वेव्स आई थी लास्ट ईयर, जून में आई थी और एक आई थी नवंबर में। कभी भी इस तरीके का जो एस्केलेशन रहा है केसेस का, वो नहीं रहा है। अनफॉर्चुनेट था कि इस बार लोगों में एक तरह का जो फियर था वो गायब हो चुका था। दूसरी चीज, इंडिया गॉट अफेक्टेड बाय म्यूटेंट स्ट्रेन्स, which also Dr. Subhi has also said. ये म्यूटेंट स्ट्रेन है क्या चीज? एक वायरस हर टाइम म्यूटेट करता ही करता है। वायरस का काम है एक होस्ट को ढूंढना। जब भी वो एक होस्ट ढूंढता है वो म्यूटेट करता है ताकि उसको और बेटर तरीके से वो किसी होस्ट के अंदर जाके अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाए। इस म्यूटेशन ने एक बहुत ही अलग किस्म की चीज की है हम लोग के साथ, एंड दैट इज व्हाट वी रियलाइज्ड, इट कॉज्ड एन इम्यून एस्केप। व्हाट हैपेंड वाज कि हमारी जो एक बॉडी के अंदर की कुव्वत होती है, इम्यूनिटी होती है, ये म्यूटेशंस की वजह से वो एस्केप कर जा रहा था उसको। सो द बॉडी वाज नॉट बीइंग एबल टू प्रिवेंट इट इन सच अ वे दैट वी वर एबल टू प्रिवेंट इट इन द फर्स्ट वेव। मेजॉरिटी आपको याद होगा लास्ट टाइम बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस पाए गए थे। इस बार अक्सर बच्चों में हमने हमेशा सुना, जिनके यहाँ भी हुए, फीवर तो जरूर आया, 2 दिन 3 दिन का फीवर रहा, सेल्फ लिमिटिंग इलनेस रही, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों में भी रनी नोज, खांसी, जुकाम सब हुआ, जो कि पिछले साल नहीं हुआ था। और अक्सर हम लोगों ने ये देखा कि इस वेव में क्योंकि केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए कि जो हमारा सिवियरिटी का जो प्रोपोर्शन है ना, वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ गया। आप यकीन नहीं कर सकती, एक रातों रात 90 पेशेंट्स एडमिट किए गए थे वार्ड के अंदर। और जब इतने लोग एडमिट होते हैं तो जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेल्म हो जाता है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जब इतने लोगों को पड़ती है तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी दिखाई देगी। एंड दैट इज वेयर हमारा प्रेपरेशन थोड़ा सा फॉल्स हो गया। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। दैट इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट टुडेज सेशन इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि बाय फेलिंग टू प्रिपेयर वी आर प्रिपेयरिंग टू फेल। हमें जरूरी है ये पता होना कि हम अपने आप को इस सेकेंड वेव में कैसे नेविगेट करें। तो क्योंकि ऑलरेडी हम इतना डिस्कस कर चुके हैं कि कोविड होता क्या है, मैं अब ये बताना चाहूंगी कि किस टाइम में हमें बहुत सस्पिशियस रहना जरूरी है कि हम किसी और को इन्फेक्ट ना करें। देयर इज नो हार्म इन बीइंग सेफ रादर देन बीइंग सॉरी। सो व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर जैसे डॉक्टर सुबुही ने, डॉक्टर लुब्ना ने कहा, आपको लगा कि आपको एक मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अंदर से एक अच्छी फीलिंग नहीं हो रही है, देयर इज नो हार्म इन आइसोलेटिंग योरसेल्फ इन योर ओन हाउस। आप बस बोल दीजिए कि मैं नेक्स्ट 3-4 डेज के लिए अपने रूम में रहना चाहूंगी, आप बाहर मेरे लिए खाना या पानी लाके रख दीजिए, अभी मैं लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाह रही। अगर इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं तो एक मास्क पहन लीजिए। मास्क पहनना इसलिए जरूरी है क्योंकि दैट इज द ओनली प्रूवन मेथड व्हिच हैज प्रिवेंटेड कोविड। वैक्सीनेशन प्रिवेंट्स सिवियरिटी। लोगों के दिमाग में ये भी एक डाउट होता है कि अरे मुझे तो वैक्सीन लग गई, मुझे दोबारा कोविड, मुझे तो कोविड नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। वैक्सीन आपको इसलिए लगाई जा रही है ताकि आप हॉस्पिटल में ना पहुंचे। कोविड का एक्सपोजर तो तब भी आपको होगा। आपने अगर मास्क अपना उतार दिया तो देयर इज नथिंग एल्स दैट कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग एन इलनेस। सो आई एम गोइंग टू फर्स्ट स्टार्ट माय टॉक विद अ वेरी सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन। डॉक्टर फाउची ने और बहुत सारे लोगों ने, एंड CDC ने, WHO ने सब कहा है, लास्ट टाइम तक कह रहे थे 1 साल पहले कि सिंगल लेयर मास्क पहनिए, अब कहा जा रहा है कि डबल पहनिए, डबल लेयर पहनिए। तो डबल लेयर क्यों पहनिए? रीजन इज कि स्टडीज में ये पता किया गया है कि सपोज 2 लोग आसपास खड़े हैं, एक है जिसको कोविड है, दूसरा जो रिसिपिएंट होगा, मैं इसको सोर्स कहूंगी, इसको रिसिपिएंट कहूंगी। सपोज सोर्स ने डबल लेयर मास्क पहना है, उसको रिसिपिएंट को कोविड देने से 83% ये डबल मास्क रोकता है। अगर इन्होंने पहना है तो भी 83% रुकेगा,
और अगर दोनों ने डबल लेयर मास्क पहना है तो 97% ऑफ द टाइम दोनों को कोविड नहीं होगा। तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझिए, आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ मास्क ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जैसे ही आप घर से बाहर निकल रहे हैं। अब दूसरी बात, हम इंडोर गैदरिंग्स जब करते हैं ना, सब बाहर से निकल के अंदर आ जाते हैं, मास्क तब तक सबका ऑन होगा, घर में घुसते ही 3-4 लोग आपस में सबसे पहले मास्क उतरता है। गलत है, ये नहीं करना चाहिए, इसी में सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो रही हैं। मेरे पास 2 मास्क हैं, अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगी कि इसको पहनना कैसे चाहिए। इफ यू कैन सी, दिस इज अ ट्रिपल लेयर मास्क एंड इसके अंदर ना एक वायर होता है। ये जो वायर देखिए, आप बेंड करना आपको दिख रहा होगा, ये वायर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपका अपर पार्ट ऑफ द फेस पे, जो मैंने चश्मे पहने हैं ना, इसके नीचे अगर मैं घुसा लूं तो मुझे एक अच्छा सील मिलेगा। वेयर इट लाइक दिस, wear it over your nose at least 1 to 2 centimeter, put it beyond your ears and then make a small depression on your nose. Can you see? मेरी चश्मों में फॉगिंग नहीं हो रही है। अगर चश्मों में फॉगिंग हो रही है दैट मीन्स आपका सील ठीक नहीं है। सेकेंड लेयर आपका क्लॉथ मास्क होता है, आप इसको दोबारा उसी के ऊपर पहनिए, मेंटेन इट ओवर द नोज, put it across and make sure that your seal is adequate. This is how we wear a double layer mask and this is what is very important with the today's mutant strain. दूसरी चीज लोग ये भी करते हैं कि जो अंदर वाला मास्क है आप इसको घुमा लीजिए and then wear it. इससे भी काफी हद तक लोगों को ये अगर लूज हो चुका होता है तो वो काफी टाइटली फिक्स हो जाता है। So कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को समझने के लिए अपना मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज कोविड एंटर्स थ्रू द नोज, थ्रू द माउथ एंड इफ योर हैंड्स आर डर्टी इट विल एंटर इवन थ्रू योर आईज। सेकेंड चीज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए होती है सेफ हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस। बाहर जाहिर सी बात है हमारे पास सोप एंड वाटर हमेशा नहीं होता, जब भी आप बाहर जाएं एक सैनिटाइजर की बोतल लें, लेकिन अब उसको इस्तेमाल कब करना है? उसको इस्तेमाल तब करना है कि सपोज आपने कोई चीज टच कर ली लेकिन आपकी आंख में खुजली हो रही है या आपको चश्मा उतारना है, आप इतना जरूर ध्यान रखें, 2 क्रॉसेस बना लें अपने हाथ के ऊपर। एवरी टाइम दैट यू पुट योर हैंड क्लोज टू योर फेस, यू पुट योर सैनिटाइजर फर्स्ट एंड देन ओनली टच योर फेस। चीजें यहाँ पे हम भूल जाते हैं, सैनिटाइजर की बोतल हमारे बैग में ही रह जाती है, निकालना भूल जाते हैं। सेकेंड चीज ये हो गई। तीसरी चीज 6 फीट का डिस्टेंस। अब 6 फीट का डिस्टेंस मीटर में अगर मैं उसे कन्वर्ट करूं तो वो 2 मीटर होता है। मीटर हम लोग नापते हैं ना कपड़ा, आप ये मान के चलिए कि 1 मीटर कपड़ा कितना है, आपको 2 मीटर की दूरी मेंटेन करके ही रखनी है। इसका मैं साइंटिफिक रीजन आपको बताती हूँ। जो वायरस होता है ना, कोरोना वायरस इज अ वेरी वेरी स्मॉल वायरस बट स्टिल इट हैज सम वेट। So when someone has coughed or someone has spoken, that virus after up to a distance of 1 meter can remain suspended in the air. But the moment 1 meter distance cross हो जाएगा तो वो drop हो जाता है। That is why they say कि आप उससे 1 मीटर की दूरी आगे तक रखिए ताकि आप सेफ डिस्टेंस पे रहें, आप उससे एक्सपोज्ड ना हो। कोविड इज एयरबोर्न। इनफैक्ट हम लोग ने एक स्टडी की है मौलाना आजाद में, जहाँ पे हमने आईसीयूज का निकाला है पूरा डेटा, हमने अपने वार्ड्स का निकाला है डेटा, हमने इमरजेंसी टीम का निकाला है डेटा। हर जगह हमने वायरल सैंपल्स उठाए थे हवा में से, एयर में से, एंड एवरीवेयर वी फाउंड दैट द वायरस एग्जिस्टेड इन एयर। ऐसा नहीं था कि हवा में नहीं था। That is why it is airborne. That is why right now moving out of the house is not a good idea till the time this wave recedes, because there is so much density of population in all cities and all towns. Now तो unfortunately villages में भी जा चुका है। इसलिए अभी जब भी बाहर निकलें प्लीज वेयर अ मास्क। निकलें सिर्फ तभी उसी चीज के लिए जो बहुत जरूरी हो। एल्डरली को तो बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी कि अर्ली मॉर्निंग वॉक अगर निकलनी भी है तो करें तो छत पे कर लें, या ऐसी जगह ना जाएं जहां पे आपको लगता है कि और लोग भी टहल रहे होंगे। So that's very important. Lastly, please don't attend any kind of indoor gatherings for the next few weeks. 2 weeks at least. शादी कहीं भागी नहीं जा रही, मजलिस मातम जरूर होगा, इंशाल्लाह आगे भी होगा, अब हमारे पास जूम भी है, बट प्लीज इंडोर गैदरिंग्स अवॉइड करें बिकॉज वो पूरा डेंसिटी ऑफ एयर ड्रॉपलेट्स उसमें सबसे मैक्सिमम होता है। खासकर हम आजकल गर्मी में ना एसी ऑन कर लेते हैं तो वेंटिलेशन नहीं हो पाता, हमेशा एयर ड्रॉपलेट्स रहेंगे ही रहेंगे। एंड लास्टली
कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ जो चीज आपको प्रिवेंट करेगी फ्रॉम फॉलिंग सिक एंड फॉलिंग गोइंग इनटू द हॉस्पिटल इज गेटिंग योर वैक्सीन। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ, हम लोग सब ने सेकेंड शॉट वैक्सीन का लिया है एंड खुदा का करम है कि हम लोग सब इस कोविड को बीट कर पाए 2021 से। पहले लोगों में बहुत हेजिटेंसी थी, हम लोगों ने भी बहुत बहुत समझाया है लोगों को। मैंने इनफैक्ट यूनिसेफ के साथ भी काम किया है एज अ ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द वैक्सीन प्रोग्राम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू टेक देयर वैक्सीन। Why? Because that is the only way that your body gets an experience of COVID. The vaccine gives you an experience कि हाँ ये प्रॉब्लम है, जब ये आएगी मुझे इसको फेस करना पड़ेगा, तो मुझे बॉडी को बिहेव कैसे करना है। सो इवन अगर आपको फीवर भी होता है, हाई ग्रेड फीवर भी होगा, बहुत रेयर है, 20 to 30% ऑफ द पीपल ही होंगे उस ब्रैकेट में जिनको जरूरत पड़ती है आईवी मेडिकेशंस की या आईवी ड्रग्स की या ऑक्सीजन की। सो वैक्सीन्स के ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है आज की डेट में। दैट इज द ओनली वे दैट वी कैन गेट हर्ड इम्यूनिटी, ओनली वे। That is why, in fact, CDC has now come up with the program. In US, they are saying fully vaccinated adults can even take off their masks. Although my sisters are there in the US, they are healthcare workers, they are not willing to take it off right now, even then. But I'm trying to tell you that CDC has now come up with this guideline. India में तो अभी ये बहुत दूर की बात है क्योंकि हमारा तो भी 2-3% ही population vaccinate हुआ है. So we need to be very sure that we follow preventive practices rather than just go ahead and start taking treatment. Very importantly, डॉक्टर सुबुही ने जो बोला, स्टेरॉइड्स का अनफोर्सीन एंड अनप्रेसिडेंटेड यूज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखिए कोविड एक 2 हफ्ते की बीमारी है। फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस में वायरस रेप्लिकेट करता है, जैसे डॉक्टर लुबना ने बताया ना, इतना मल्टीप्लाई कर जाता है बॉडी में कि वो दूसरों को इन्फेक्ट करे। इसीलिए डिजीज होने के पहले 2 दिन अप टू द 3rd to 4th डे ऑफ योर इलनेस यू आर मोस्ट इन्फेक्टिव। इसीलिए उस टाइम वो सस्पिशन रखना, वो खदशा रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे सिम्टम लग रहा है कि आने वाले हो सकते हैं, मैं 4 दिन के लिए आइसोलेट कर लूं अपने आप को। आप इसी से ज्यादा स्प्रेड रोक लेंगे। सेकेंडली, जब ये डिजीज बीमारी सेकेंड वीक में आती है, दैट मीन्स आपका सेकेंड फेज ऑफ द इलनेस शुरू होता है। वो होता है हमारा इन्फ्लेमेटरी या पल्मोनरी वाला फेज, जिस टाइम खांसी बढ़ सकती है, सैचुरेशन फॉल कर सकता है, फीवर हो सकता है ना भी हो, लेकिन और सारी वो बीमारियां शुरू हो जाती हैं जो कि आपको आईसीयू में लैंड अप कर सकती हैं। सो उस टाइम ये मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। 30वें दिन तक फीवर जब उतर जाता है तो लोगों को लगता है अब मैं आराम से रहूं, अब मुझे मॉनिटरिंग की कोई जरूरत नहीं। प्लीज मॉनिटर योर ऑक्सीजन सैचुरेशंस एवरी 6 hours अप टिल द डे 11th ऑफ योर इलनेस। बिकॉज हमारा जो स्टॉर्म वाला फेज आता है, जिसको हम कहते हैं कि जब मैक्सिमम बॉडी में फाइट चल रही होती है अगेंस्ट द वायरस, वो होता है 8वें दिन और 11वें दिन के बीच में। 6ठे दिन तक फीवर उतर गया, अब आपने सब मॉनिटरिंग छोड़ दी, ऐसा बिल्कुल ना करें। प्लीज मॉनिटर योर सैचुरेशंस अप टू द 11th डे ऑफ योर इलनेस। एंड लास्टली दैट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द वार्निंग साइन इज, 11वें दिन तक ये साइकिल चलती है हमारे बॉडी में। अगर बाकी सब लोग घर में पॉजिटिव हैं तो आप अपना आइसोलेशन 11वें दिन के बाद कमरे से बाहर आ सकते हैं, 6 फीट दूरी पे लोगों के साथ मिलके बैठ सकते हैं विद अ मास्क, सिर्फ अगर बाकी लोग सारे घर में पॉजिटिव हैं तो। अगर घर में लोग हैं एल्डरली या बच्चे हैं जो अभी नहीं इन्फेक्ट हो चुके, तो बेटर होगा कि आप वो 14 डेज का ही पीरियड फॉलो करें, जैसा डॉक्टर लुबना ने बताया। लास्टली, हेजिटेंसी ना रखें। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, सारे ये बिहेवियर्स को फॉलो करेंगे, सो हम लोग इंशाल्लाह इस चीज को भी बीट कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पॉजिटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नॉट कोविड पॉजिटिव। सो लेट अस ऑल कीप दैट इन माइंड। लेट अस डू प्रिवेंशन विच इज बेटर देन क्योर एंड प्रिवेंशन विच इज बेस्ट व्हेन देयर इज नो क्योर अवेलेबल। अभी भी जो चीजें हमारी चल रही हैं, हमारे पास जो भी क्योर है, चाहे वो रेमडेसिविर हो गया, सोल्यूमेड्रोल हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया, ये सब ट्रायल्स की चीजें हैं। हमारे पास कोई श्योर शॉट चीज नहीं है कि हम कोरोना को खत्म कर देंगे। हमारी खुद की इम्यूनिटी, खुद की ताकत भी उतनी ही जरूरी है। इसीलिए बी पॉजिटिव बट बी कोविड नेगेटिव। ऑलराइट, वी कैन आंसर। Very informative and very good, Farah. Thank you, Dr. Farah. Young doctor, but very well expressed everything. Excuse me, can we ask questions? Yeah, sure. डॉक्टर फराह, मुझे आपसे पूछना है
कि बहुत से लोग कहते हैं जो वैक्सीन लगाते हैं तो उसके बहुत साइड इफेक्ट हैं, जैसे क्लॉटिंग हो रही है, जैसे और भी बहुत सारी चीजें लोगों से हमें सुनना मिली हैं जिन्होंने पहली शॉट लगाई है तो या दूसरी भी लगाई है तो उनको आपको काफी ये साइड पता है इफेक्ट्स कि हुए। आपको पता है कि कोविड में भी क्लॉटिंग होती है। अगर किसी को कोविड इलनेस हो जाती है, कोविड की बीमारी हो जाती है, जो उसकी क्लॉटिंग है, और जो ये रेयर इंस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से एस्ट्रा वाला वैक्सीन को यूरोप में थोड़े दिनों के लिए रिस्ट्रिक्टेड यूज कर दिया गया था, उसका अगर आप कोविड की थ्रोम्बोटिक एजेंसी और थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन के साथ कंपेयर करेंगी ना, तो वो मेरे ख्याल से वो 90% यहाँ है और यहाँ पे 0.1 या 2% है, मैक्सिमम इतना रेंज है। तो अब आप ये मानिए कि आपको कौन सा वाला थ्रोम्बस ज्यादा चाहिए, ये वाला कि ये वाला। So that's why we say it's either V for vaccination or V for ventilator. You need to choose which one do you want. So that is where it's very important. The side effects of a vaccine are always there. जब आप बच्चों का डीपीटी का टीका लगाती हैं, क्या आपने बच्चों में फीवर नहीं देखा है? कितने मर्दर्स को बोला जाता है कि बच्चे 2 दिन तक बीमार रह सकते हैं, क्या हम तब भी डीपीटी का टीका नहीं लगाते? Is there a reason why we feel scared of taking a COVID vaccine? There should be no reason. There is no reason, because it is how a vaccine works. It is not a side effect. It is a response to the virus which is introduced into your blood system. You will get a fever, you will get a sore throat, you may even have body aches and you may have hypotension. But these are all very important things, can be managed easily at home. आपको सिर्फ क्रोसिन लेनी है, पानी खूब पीना है, अपना हाइड्रेशन लेवल्स बिठा के रखना है, एंड जाहिर सी बात है अगर आप नॉर्मल रोजमर्रा के एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप जिस दिन वैक्सीनेशन का शॉट लें उस दिन वो ना करें, थोड़ा रेस्ट कर लें, बॉडी को आराम दें, एंड नेक्स्ट 2 डेज के अंदर आप सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। लोग 103 तक फीवर के साथ आए हैं वैक्सीन के बाद, लेकिन कोई परेशानी नहीं हुई इसकी। और डायबिटीज वाले ले सकते हैं क्या वैक्सीन? सब ले सकते हैं, बिल्कुल। डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज, पेशेंट्स ऑन ब्लड थिनर्स, पेशेंट्स हु हैव अदर इलनेसेस आर मोर इम्पोर्टेंटली उनको लेना चाहिए, क्योंकि कोविड उन कंडीशंस में ही बहुत ज्यादा सीवियर तरीके से प्रेजेंट करता है। आप ये मान के चलिए कि अगर एक नॉर्मल अडल्ट, इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली ये वाली जो स्ट्रेन आई है, ये तो यंग अडल्ट मेल्स में इतना ज्यादा प्रेजेंटेशन कर रही है, प्रेग्नेंट फीमेल्स में इतना ज्यादा प्रेजेंटेशन कर रही है कि डॉक्टर्स चौकन्ना है। कभी किसी ने एक्सपेक्टेड नहीं था कि 40 ईयर ओल्ड मेल एंड 45 ईयर ओल्ड मेल्स में इतना सिग्निफिकेंट। लास्ट ईयर तक ये सब एसिम्प्टोमेटिक होते थे, इस बार इन सब के अंदर जो सीटी स्कैन की स्कोरिंग है ना, वो काफी ज्यादा आ रही है। सो दैट मींस it is reaching the lungs, but there is some immune escape happening and we are still not being able to understand कि क्यों हो रहा है। इसीलिए मॉनिटरिंग 11th डे तक बहुत जरूरी है। इवन इन यंग अडल्ट मेल्स जो अक्सर सोचते हैं कि वो इनविंसिबल हैं, अक्सर आप ये अरे नहीं अब छोड़िए, अब रहने दीजिए, मेरे को फीवर उतर चुका है मेरा, ये ना करें प्लीज। Now invite Amna to deliver her. Okay. Thank you, Dr. Farah. Thank you so much. Dr. Farah, yeah, thank we'll you be so talking much. to I you. have one query, so I'll put up. Can we take prophylactic Ecospin at the time of the vaccination? Because many of my colleagues, they took it because they felt they were swelling in the feet and the legs. But No, मैम, ऐसा कोई डॉक्टर आमिना ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है लोगों का। वही मैं कह रही हूँ, हियर से एंड इन सब चीजों की बातें आ जाती हैं कि ले लेना चाहिए। इनफैक्ट जो लोग ले रहे हैं रेगुलरली वो प्लीज लेते रहें, उनको रोकने की जरूरत नहीं है। यूएस में पीपल हैव बीन जनरली दे से आफ्टर 40 सब लोग एज इट इज ले देते हैं, एज इट इज ले रहे होते हैं, लेते हैं मतलब। तो हाँ बस, और आपको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपने वैक्सीन ले लिया है। ओके जी, thank you for the wonderful presentation. It was quite mesmerizing. So my topic is home isolation. I think everybody is aware of it. Most of them have gone through it also, but now there is a confusion. Before I make a presentation, I just want to make a disclaimer. Since the CDC and the WHO guidelines are changing, so the preventive and the curative protocols are also changing. But this presentation is based on the current guidelines of the isolation and the quarantine measures, and which has been followed by many of the countries here in India as well. So basically now I just want to make a confusion है कि लोगों के what is an isolation and what is a quarantine. Basically isolation is a term which is used जब एक person is infected, person को ऐसी कोई बीमारी हो जाती है जिसकी अगर वो लोगों से मिलेगा तो there is a chance of spread, like for example in corona and other infectious diseases also. Whereas quarantine is
the process, it is also kind of an isolation, but in this the person is not infected, but person has a suspicion कि शायद वो किसी एक infected person के contact में आया है very recently. So just a prophylactic कि वो अगर वो infected हो जाता है later on, he doesn't or he or she doesn't spread to other people, तो वो अपने आप को कुछ टाइम के लिए isolate कर देता है. Although the person may not be infected, person may not get sick, but he or she has to observe at least for 14 days. Because sometimes the symptoms, as Dr. Farah and Dr. Sidhu has told, कि symptoms sometimes 2 days में आएंगे, कभी 5 days में आएंगे, and sometimes the symptoms have appeared after 14 days also. So 14 days is a very safe period of self-isolation, even if you are not infected. So before we proceed for the isolation, कौन से patients हैं जिनको हम home isolation के लिए recommend करेंगे, and there are some patients who are not recommended for home isolation. सबसे important है जो patient जो जिनका RT-PCR test हुआ, जिनको symptoms आए and they are positive, they can go for the home isolation. Person जिनका test negative आया है या जिन patient का test positive भी आया but they don't have symptoms, but they are sure that they have come in contact with the any positive person, they can also go for the home isolation. And सबसे important है कि usually home isolation तभी opt करें if you have a 24/7 a home care provision available. आपके घर में इतनी provision है कि आप अच्छे से isolate कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि you have no such provision, घर में छोटे बच्चे भी हैं, घर में बड़े भी हैं, more vulnerable like people are there, old parents are there, then you can opt for the quarantine centers or the isolation centers which has been provided by the government. But since आजकल जैसे सर्ज है, बहुत सारा केसेस हो गए हैं, तो these all quarantine centers are full or yeah, they're not properly maintained, so we are only dependent on the home isolation. But there are certain patients जिनको हम नहीं recommend करते home isolation के लिए, like 60 years या old patients हैं जिनको बहुत सारा associated illnesses हैं, comorbidities हैं, like heart patients हैं, kidney ailments हैं, या किसी immunosuppressant therapies पर हैं, उनके लिए we don't recommend home isolation. They have to consult their medical person, treating physician, if they allow based on their symptoms, कि अगर उनके symptoms mild है, they're not very critically ill, then they can go for the home isolation. Just because आप कोई माइल्ड से आपको सिम्टम्स हुए और आप 70 हैं, आपको बहुत ज्यादा कोमोर्बिडिटी है, यू कांट सेल्फ डिक्लेयर कि मैं होम आइसोलेट करूंगा. यू हैव टू टेक एन ओपिनियन of your physician and make sure that a home like a care provider is available. If it is not available, unfortunately, then you can go for the attendant or a male or female nurse at your place. There are various association they are providing to such people. Now, what are the toolkit? Like before you proceed for a home quarantine or a home isolation, आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए. ये नहीं कि आपको कोरोना हुआ और आपने आपको बंद कर लिया. Make sure you have a good quality of surplus amount of the mask, because you'll be changing this mask for a very long time. Frequently आप change करोगे. आपके पास proper sanitizers होने चाहिए. You should have a hypochlorite because you'll be desensitizing it, all these areas, disinfecting yourself. आपके पास sufficient amount of suitable medicines होनी चाहिए जो आपके physician ने आपको prescribe किए हैं, ठीक है? Then you should have your personal thermometer, personal pulse oximeter, and you should have your proper good supply of your fruits and vegetable food. अगर आपको लगता है कि multiple members in the families are infected with this thing, सारे लोग ही isolate हो जाएंगे, सारे लोग quarantine हो जाएंगे, तो we'll be taking care of your this provision. So this is the best time that you should inform your friends, your relatives, so that they can make a provision of providing your proper nourishment of the food. ठीक है. And what are the instructions which you give to the patient? जिस patient को आपने home isolation के लिए रखा, जैसे डॉक्टर फरहा ने बताया कि सबसे important है मास्क का. Patient should triple mask. Yeah. Patient जो भी patient isolation में है या quarantine में है, they should be like wearing mask all the time. ठीक है, अगर सोते टाइम उनको लगता है कि suffocation है, they can remove that mask, but at least they should be wearing mask, especially when anybody enters their room to give any
provision, जो भी है, तो they both the person they make sure that they're wearing double mask or they're wearing a good quality of a surgical mask. And when they dispose of these masks, they should disinfect those masks with the 1% sodium hypochlorite, which should be available to the patient who is isolating. And a proper एक demarcated area होना चाहिए या dustbin होना चाहिए जहाँ पे वो infected mask को dispose of करेंगे. They should not mix with the other domestic waste or any other waste which are going to be disposed of later. And at the same time, patient should be taken, should be instructed to take proper diet जो उनके physician ने बोला है, proper respiratory etiquettes follow करेंगे, like they have to use a disposable tissue while sneezing and coughing. If they don't have a disposable tissue, that they can use their arm, like bend their arm and sneeze, or they can wash their hand if they feel their hands got contaminated. Now these are for the patient, but अगर hands contaminate हो जाते हैं, they have to wash it for 20 to 40 seconds. पहले 20 seconds था, latest guidelines है कि at least 40 seconds तक wash करो, या जब तक wash करो कि जब तक आपको लगता है कोई soap का remnant आपके हाथ में नहीं है. Then you can use, if you find that बार-बार हाथ धोने से आपको दिक्कत है, तो you can use a sanitizer also. You can use a alcohol scrub also for the sanitization. And you should keep monitoring your symptoms. अगर आपको mild symptoms हैं, you keep monitoring your symptoms. आप अपना proper every 3 to 4 hours या 6 hours, जैसे आपको बोलते हैं, आप oxygen saturation measure करेंगे, आप अपना temperature measure करेंगे. अगर आपको लगता है कि there is some variation, अगर थोड़ा सा कुछ आपका गड़बड़ा रहा है, तो there is no harm in calling your but rather you should call the physician, your treating physician immediately. ये नहीं कि आप अपने relatives, अपने friends या जो और patients हैं जो आपके known हैं, उनसे आप ये discuss करेंगे, because every patient is going through the different phase of this therapy, a different, and this virus is also causing different kind of symptoms to different kind of the patient. ये नहीं कि जो आपको symptoms हैं, आपकी जो medication जो आपको suit कर रही है, जरूरी है कि हर patient को वो suit करेंगे. तो जैसे ही आपको लगता है कि जो जिस medication पर आप हैं, उस medication से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या आपको कुछ deviation लग रहा है, कुछ आपको लगता है कि the fever is not getting under control, just call your treating physician immediately. Now, the सबसे important है instruction to the caregiver. देखो सारे लोग जो घर में होते हैं, जो बंदा बीमार हुआ, एक बंदा बीमार हुआ या दो हुए, everybody is focusing their attention to that diseased person. उससे क्या होता है कि जो बाकी जो caregivers होते हैं, they neglect their own health. ऐसे कितने cases in my own circle where I have seen कि जो पहले बंदे जो बीमार हुए थे, वो timely recover कर गए. जो caregivers थे, they इतनी इनकी हालत डिटोरिएट होगी by the time the symptoms were detected or they started with the therapy that they had to be admitted in the hospital, and some of them they couldn't save them also. So the दो important चीजें जो हैं जो caregivers को follow करेंगी, that is the mask जैसे डॉक्टर फरहा ने बताया कि वो single double masking घर में लोग नहीं इतना follow करेंगे. Once they go out, then only they follow the double masking, but घर में at least a good quality N95 surgical mask जिसे properly डॉक्टर फरहा ने explain किया, प्रॉपर आपका नेजल एरिया एंड आपका जो ओरल एरिया जो है, नीचे का जो ओरल कैविटी है जहां से आपके एरोसोल जनरेट हो सकते हैं व्हाइल टॉकिंग, स्नीजिंग एंड ईटिंग, वो पूरा आपका एरिया कवर्ड होना चाहिए. एंड व्हाइल टॉकिंग या नॉर्मल अपने डे टू डे एक्टिविटी, जस्ट अवॉइड टचिंग द फ्रंट पोर्शन ऑफ द मास्क विद योर हैंड्स. फाइन. अगर आपको लगता है कि आपका मास्क गीला हो गया है कफिंग से या आपकी रनिंग नोज से, तो change the mask. Usually 8 hours में हमें वैसे भी change करना है, but if you feel the mask has got wet या थोड़ा सा आपको लगता है कि soiled है, dirty हो गया, तो you can change it before 8 hours also. There is no harm. And again you have to dispose of that mask at a proper designated area. And proper second part है, that is the hand hygiene follow करनी है, क्योंकि you will be coming in contact with the infected person again and again. आप उसको जाके उसको आप medication provide करोगे, उसका अगर the patient is old, patient is feeling very weak, sick person may not be able to take the temperature, may not be take the pulse oximeter, अपने अच्छे से लगा नहीं सकते, तो you have to go and assist them again and again. आप उनके रूम में जाके उनके infected utensils भी हटाओगे, सब कुछ हटाओगे, तो you'll be coming in contact with those person again and again. So your hand hygiene is very important. अगर आप patient के infected room में जाओगे, that is infected zone, there is no harm wearing a gloves. The gloves should be disposable. कि आप patient के room में गए, आपने सब कुछ हटाया, सब कुछ remove किया या place किया, you remove those gloves, disposable gloves again in a proper जो आपका area जो आपको red bin है, जो भी आप इसको अच्छे से dispose of करोगे outside your house, and then wash your hands.
ठीक है। एंड अगेन जो वॉशिंग हैंड्स होगी अगेन 20 to 40 सेकेंड। अगर बार हाथ धोने में दिक्कत है तो यू कैन यूज अ गुड क्वालिटी ऑफ अ हैंड सैनिटाइजर। And since you are coming in contact with the these patients again and again, तो दो चीजों का आप ध्यान रखोगे। एक तो आप ग्लव्स पहनकर जाओगे, दूसरा प्लीज ट्राई टू अवॉइड touching any infected thing related to the patient directly with the naked hands. So patient के room में there is no harm wearing gloves, but I know various patients, many friends of mine who have allergy to wearing this glove. उनको allergy है या कोई skin infection है, तो then you have to be very careful about your hand hygiene, and please don't share anything of the patient with other family members, because this will be a source of a virus which may not appear to your naked eye, but it may be there, and once you touch it, may enter your body and cause the havoc. Then food should be provided. Patient अगर insist करता है तो पेशेंट के रूम में लेकर जाओ ना। बेस्ट होता है कि आप पेशेंट के बाहर 2 स्टूल्स रख दो, एक में आप इसका मेडिसिन या फूड आइटम्स रख सकते हैं, दूसरे स्टूल पे जो पेशेंट अंदर जो भी चीज वो यूज करके बाहर रखेगा, he or she can keep it on that stool, so that आपका बार अंदर जाना भी अवॉइड हो सकता है। अगेन प्लीज डोंट टच them with the naked hands, avoid touching it, and use gloves and dispose of those things. And you should, अगर आप जब इनको वॉश करते हैं utensils, again there will be a splatter, there will be an aerosol generation, wear a proper I can say headgear also. आजकल disposable head covers आ रहे हैं, और क्या कहते हैं आपके IVS आ रहे हैं। अगर IVS आपके पास नहीं है तो 0 नंबर के आप क्लासेस करें कि that again the splatter can enter your mucosa और enter your nostril. आपने चलो फेस मास्क से आपने अपने नोज को, मुंह को कवर कर रखा है, बट आपके आई जो होती है वो भी निग्लेक्ट हो जाएगी। Everybody is not wearing eye glasses at home, so it's better you wear a 0 number कि आपके ग्लासेस आप खरीद लें, या फिर आपके प्रोटेक्टिव डिस्पोजेबल IVS भी अवेलेबल हैं, because when you are using or like cleaning all these patient related stuff, again there is a splatter that can cause the transmission of the infection. Now the key time to wear gloves, जरूरी नहीं कि आप gloves all the time पहने। जब पेशेंट के रूम में जाएं, पेशेंट की इन्फेक्टेड, पेशेंट की यूज हुई भी चीजें आप टच करेंगे, then you can use gloves, because gloves के भी बाबा यूज करने से भी side effects हैं, because gloves में क्या होगा, there will be a moisture inside your hands, and that again may cause some infection to the caregiver. So caregiver has to be very cautious about his or her health and hygiene. Now self care of the caregivers and the family members, सारे family members या एक जब पेशेंट बीमार है तो एक ही केयर गिवर उसको असाइन होना चाहिए। नॉट एवरीबडी शुड बी असाइन टू टेक केयर ऑफ दैट पेशेंट। अगर एक केयर गिवर उसको ध्यान रख रहा है तो एट द सेम टाइम ही और शी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ हिज हेल्थ ऑल्सो। वो अपना भी टेम्परेचर, अपना भी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करते रहेंगे, बिकॉज पेशेंट बाबर उसके रूम में जा रहा है, कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू माइट कैच द इन्फेक्शन whatsoever precautions you have taken. Fine. So you have to be really careful about your health also. You should be taking care of your vital parameters. अगर आपको कोई associated illness है, the patient may have some, the caregiver might also have some issues, like patient may be a diabetic patient or a hypertensive or any associated illness or some medication. Again, you should not neglect your health over the others. And it's better that everybody should stay in the separate room, don't share the washroom and the bathroom. But kabhi there's this lack of space, har jagah nahi kar sakte. People are staying in a high rising society jahan pe there's a very space ka there's a constraint. So there are some common areas. Agar aap aisa hai to wahan par you have to again very careful while using it proper. Isko jab patient isko use karega, so after that patient use, you have to clean that with sodium hypochlorite, properly dry that area, then the other person or the caregiver can use it. Now this is the summary what we can follow in a home quarantine isolation. We have to stay in a properly ventilated area. इसलिए भी जरूरी होता है कि जितना भी close होगा तो the area, the open area में जो virus का suspension जो होता है, it is for the lesser time, whereas in the closed environment the virus is suspended for a longer period of time. That the various studies have also proven. So it's better you keep your rooms and the area where you stay properly ventilated. Keep your windows and your doors open most of the time, and avoid visitors. जैसे ही पता चला कि आपके घर में कोई बीमार है, don't just inform those people whom you expect कि आपको कोई हेल्प या कोई
सजेशन या गाइडेंस मिल सकती है, नॉट जस्ट फॉर द सिंपैथी. प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट invite people at home कि वो आए आपको देख कर जाए, because the person who is visiting you may not be vaccinated also. May patient may go back and take the infection to his or her family. So you have to restrict your movement, and under no circumstances. Some people want to ask questions. मेरा एक request यही होगा कि अभी इसके बाद Daira will just share her experience personally. फिर उसके बाद we'll keep the questions. Farah will be available to take all the questions. And if anyone else अगर किसी से specific पूछना है तो उनसे भी पूछ सकते हैं. But just wait. अभी बस इसके बाद Naira और बोलेंगे, उसके बाद पूछ लीजिएगा. कोई hand raise कर रहा था इसलिए मैंने कहा मतलब. Okay. I was just summarizing it. I'll just 1 or 2 slides more. Okay, and then again, you have to take care of your hand hygiene. You have to wear proper, good quality of mask. Good quality of mask, I'm saying, because I've seen people wearing designer masks which have no authenticity of their effectivity against the coronavirus. And then you have to dispose of your waste in a proper segregated area, because where in the society where I stay, there they have segregated the domestic waste, the infected waste, and the like the dry waste. So we have to designate those waste separately, and we have to inform who's going to pick up, because the person who's going to pick up your garbage we have to take care of that person, because in home isolation we are not taking care of ourselves. We have to take care to, like, we are taking care of the prevention of that disease कि आगे नहीं spread कर सके. And if you feel the symptoms appear again या कोई deterioration है, तो we have to don't continue with any self medication. अपने हिसाब से medication को change ना करें. Inform your treating physician. Now, when to discontinue home isolation? We can stop the home isolation 10 days after the first symptom appear. आपका first symptom fever था, cough था, body aches था, आपने 10 days किया, आपने medications ले लिए, आप stop कर सकते हैं. और समटाइम क्या होता है कि आपको 10 डेज के बाद भी फीवर रहता है या आपको कोई सिम्टम रहता है, तो जो डॉक्टर्स कहते हैं एटलीस्ट 24 आवर्स टू 3 डेज अगर आपने कोई मेडिकेशन नहीं लिया फॉर द फीवर और फॉर एनी acute thing, then you can say that you have been treated for that illness. आपका कोरोना का वो ट्रीटमेंट ओवर हो चुका है. You can again observe for another 5 to 7 days, and then you can say your isolation period is over. But again, if there are two more situations, there might be a situation कि patient का immune system compromised है, patient on some medication, कोई health condition है, या patient has been admitted for patient का oxygen dip कर गया, patient was hospitalized for a few days, then the patient was sent back after the patient became normal. In that case, the home isolation will extend beyond 10 days. Some patients, like physician, have extended the home isolation for 20 days and another 10 days over the normal 10 days isolation. And again, the home isolation will be ceased only if further investigation which have been prescribed for the patient, all those vitals have been found to be normal. There is no variation in your CRP values, CT values. They're found to be static, or there's a dip in that value. Then only we can say, okay, that you are cured, and then the home isolation can be stopped. Just because आपकी patient may sometimes patient may continue this home isolation, keeping the taste or smell नहीं वापस आता है. But वो आपका persist करेगा in certain patients. This loss of taste and smell have continued for a very longer time. So in such cases, you should not delay your extend your isolation. You can stop if you don't have any fever and other symptom, or your vitals have been normal. Now, retesting. आपका home isolation complete हो गया. Is the retesting required again? See, if you have recovered, आपने proper medication ले लिया, आपको mild था, आपको कोई symptoms नहीं आ रहे हैं, usually physicians are not prescribing any retesting, because अगर आप retesting कराओगे भी तो another 60 to 70% of patient उनका RT-PCR test positive आएगा, because these antibodies will stay in the body for a very longer time. But sometime if person क्या करते हैं कि एक patient घर में बीमार हुआ, दूसरा जो केयर गिवर था वो बीमार हुआ, फिर उससे कांटेक्ट में आ गया, तो पेशेंट देयर द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रीइंफेक्टेड आल्सो. इन दैट केसेस अगर आपने आपका होम आइसोलेशन कंप्लीट हो गया बट यू फील आपके सिम्टम दोबारा से अपीयर हो रहे हैं, इट मींस यू हैव कम इन कांटेक्ट विद अनदर पर्सन हु वाज इन्फेक्टेड very near to you, maybe your another family member. In that case, your physician is going to prescribe you another test, and then if you are positive again, फिर आपकी दोबारा से वो therapy start होगी as per the physician instruction. So with this, I just finished my a brief presentation of home isolation. I just request that you please stay home, stay safe,
and prevent saving lives of other people. Thank you so much. लोग नयना से रिक्वेस्ट करेंगे, वो हमारी कम्युनिटी में शी इज रिसेंटली गॉन थ्रू कोरोना हसल, तो वो आपको जस्ट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएगी, देन वील ओपन द हाउस टू क्वेश्चंस. Assalamualaikum everybody. I didn't go through it myself, but my husband was infected. Oh, sorry. So I have a bit of an experience to share in terms of not really what one feels, but I can narrate from what I saw in him. And generally, I'll start from the beginning. It happened on the 1st of Ramzan, and he had no symptoms whatsoever, but suddenly after the Roza, he felt very weak, and I checked his oxygen level. It was around 95 at that time, and he was getting a bit of cough also. So I got immediately, I put myself on alert, and we both put ourselves on alert, and we isolated him right there and then immediately. So that was something which helped us to keep ourselves protected. So the rest of us, even my mother was there in the house. She's 75. So even she, my son, myself, so far so good. We have not had this thing, and we have got ourselves tested 3 times after that. So fortunately, so that is one big learning, that as soon as a person starts exhibiting something, immediately isolate the person. We did not even sit on the same table to eat, and I put him into the bedroom, and everything was given to him over there, and the whole night he spent on his own with all his medication and everything, and early morning we set out for this place. So that helped. Then secondly, we came to Lucknow, so we traveled in the same car with him. So another learning was that we kept all our windows open. So all the car windows were open. We did not allow this air to remain within the car. So even though it was very hot and everything, but still that blast of air which was coming and going, so it ensured that nothing remains within the car. And that also helped us. So none of us, we went through that also. Now it's been a month almost. So those were the 2 major things that we saw here. And even while he was at home that night, whenever I went to his room, I ensured that his doors are all open, windows are all open, and the exhaust of the bathroom is open, so that the air is in circulation in his room, and it is moving around, and he's wearing a mask, I'm wearing a mask, and of course then ensuring hand hygiene and all those things. So these were the things. Then after that, during the treatment, it was taken care of by the doctors, and isolation is something which was very, very crucial in helping us to stay safe away from the disease, despite being in the same house. I don't know when the symptoms would have set in, because they say that even before you exhibit, it has been there with you for 1 or 2 days. So for that period, we were there together, but we did not get it that way. And then after that, after his recovery, post-recovery, I think the issues that remain mostly, which I learned from other corona patients also, that they feel very weak after the illness, and weakness is one thing. And in case of my husband, he felt these waves of feeling fit and then feeling weak again, then feeling fit and then feeling weak again. So that is something which will take time to come over with it. And of course the steroids and all those things that have been given, so they have their own effects. I've asked a few questions from Farah, she'll answer those, so you will get to know a lot of things from there also. So majorly the important point that I learned out of my experience was that isolation and hygiene of the hands and other things is very important. And also the point of, I don't know how he got it, but most likely because we were very, very cautious on our level ever since the last 1.5 years. And I think between me and my husband, he was the one who was more cautious in moving out and taking care and everything. And despite that, he got it. So maybe because I don't know, that's just a guess. I'm saying that he was wearing gloves and all once we went out to the market, and maybe while removing the gloves, he did not handle the gloves properly, and it may have come on his hands.
So sometimes I don't know, maybe Dr. Farah and Subui and others can explain better whether it is advisable to wear gloves and you know, or not to wear gloves. Better to just go out and wash your hands or use a sanitizer. Washing hand is recommended. Washing hand is So better than wearing that's gloves. what I feel, that is where the lacuna may have happened, because of which he may have got it. Otherwise, there was no other way that things could have happened. So that was a learning. And other than that, if any other person who has recovered from corona is here, maybe they can give you 1 or 2 lines about it. Nazia has recovered. You can ask her also a few things. And Nadia, you have to unmute yourself. Alhamdulillah, I am fine now, but still some body ache is there. Like my shoulders are paining, back is paining. So please suggest doctors. I am also recovered. Farah is also recovered. Otherwise, I have recovered, mashallah. My whole family is recovered, but only weakness is there and body ache. So you need to start some muscle strengthening exercises. Yeah. I have started. Yeah. Yes. Day before yesterday only I have started. But then also that's it. That is the only thing. Your weakness, the weakness will take at least up to 3 to 4 weeks. इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि कितने दिनों बाद हम वैक्सीन ले सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको कोविड है, आप रिकवरी से कम 4 वीक्स वेट करिए. Ideal time is 6 to 8 weeks after you get your, if you test positive. After recovery means you've had your 14 days of illness, and only after 4 weeks from those 14 days आप उसके बाद अपना शॉट ले सकते हैं. इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप जब एक छोटा वायरस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बॉडी इज स्टिल रिकवरिंग, you may end up having more response to the vaccine rather than a regular response. That's why. Okay. So don't worry about your weakness. Try to get back to a routine as fast as possible. जान है तो जहान है. जी बिल्कुल. So आप जैसे routine में वापस आएंगी ना, जी, it'll come back to normal. Don't worry. Okay, thank you. It is like any other viral illness ना, तो post viral ये वायरीमिया जो है वो हल्के ही जाता है, तो it takes time. You have to drink a lot of water and lot of good diet, and go in the balcony and do those breathing exercises as well as your stretching exercises. तो हमारे यहाँ तो inbuilt तस्कीन है जो बहुत अच्छी कह रही है माशाल्लाह से, and diet and तो आपको पहले you mentioned the balcony, Subui. So I just got a piece of news from somewhere saying that balconies are not very safe to go. Not very safe. No, see, I whatever you can say, but you have to see the density of the infection organism. एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीज सोचिए आप कि एक कमरे में ऑर्गेनिज्म ज्यादा नहीं तो बिल में भी घुस के उन लोगों को हुआ है जो कभी घर से निकले नहीं है ना. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी ब्रॉड वे कि भाई तो कहीं से भी हो सकता है, बट एकदम ही अंदर यू हैव टू आइसोलेट द पर्सन बट नॉट जस्ट मेक द होल हाउस इनटू अ सेलुलर जेल, है ना, बिकॉज देन इट विल हैव लॉट ऑफ इफेक्ट्स ऑन द. जी भी लेगा तो कहेगा ये जीना भी कोई जीना है, मतलब you are not really living. So if we are all staying in high rises, so if in case your high rise has more than 20-30 families who have tested positive, then it is ideal that आप balconies में अगर जाएं तो मास्क पहन के जाएं. Because it is in our society हमारे यहाँ cases ऐसे हुए हैं 002 infected, then 102, 202, 302, it happens. Yes, it can happen. Mask is important, but don't stop seeing the nature. No, not at all. बिल्कुल नहीं. So you have to see, mask is important. वो तो टंगा रहे हर जगह. So now what we should do is, there are people have shared their experiences. हम questions जो है कोई जिससे hand raise किया था पहले हम उनसे request करेंगे क्योंकि वो यहाँ पे present हैं, वो अपना सवाल. सबिया हैदर, प्लीज आप डायरेक्ट जिससे भी पूछना चाह रही हैं आप इस वक्त पूछ लें, फिर उसके बाद जो फराह के पास सवाल आए हैं या किसी तो दे विल एड्रेस. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं नैयर आंटी से, मेरे कंसल्टेंट्स है, नैयर आंटी से मैं बात भी कर रही हूँ, टच में भी हूँ. फराह ये वही है सबिया जिनके बारे में मैंने बताया था. जी ऑलराइट. जी, तो मेरे हस्बैंड को मैंने होम क्वारंटाइन किया है, पर उनकी तबीयत थोड़ा वैसी लग रही है. 95 वो तो है ये सब, लेकिन मैं इनसे कैसे इनसे ट्रीट करूँ, क्या करूँ, मुझे आप लोग बता दीजिए प्लीज. 95 होम आइसोलेशन. आपके पोजीशन से आपकी बात हो रही है, फराह से बताए. फराह बोलो. नहीं, मेरे से बात नहीं हुई. इन्होंने मुझे नैरा बाजी ने सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शन टाइप भेजा था कि इन्होंने कौन कौन सी दवाइयाँ ली हैं.
और डे 12 ऑफ इलनेस पे भी शायद आपके हस्बैंड को फीवर आ रहा था, राइट? आपने एक सीटी स्कैन करवा लिया है शायद? जी जी, इसका स्कोर बताएंगे आप? सीटी स्कैन का स्कोर 17/25 है। ओके, सो सबिया वो थोड़ा सिवियर इलनेस में आ रहा है, एंड अगर उनका फीवर परसिस्ट कर रहा है तो उनको डेफिनेटली ओरल स्टेरॉइड तो शुरू करना पड़ेगा। अगर ओरल स्टेरॉइड नहीं, क्योंकि आप कह रही है डे 12 ऑफ इलनेस हो चुकी है, राइट? Yeah, so he will have to be started on oral steroid. And have you got some markers done for him? CRP या कुछ कराया है आपने? ब्लड की कोई इन्वेस्टिगेशन? जी, मैंने CRP और कुछ 3-4 टेस्ट वगैरह डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, मैंने वो भी कराया है, प्लस मैंने CT स्कैन भी करा दिया है। CT स्कैन तो आपने करवाया था, बट जो आपका CRP लेवल्स है ना, अगर यंग अडल्ट मेल्स में देखा जा रहा है कि इन्वॉल्वमेंट इस बार लंग्स की हो रही है, तो उस वजह से हमें थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू स्टेरॉइड, when we have to give it in the second week of illness. तो आपके ऑलरेडी सेकंड वीक शुरू हो चुका है ना मेरे ख्याल से? तो आपको जी अगर उनका सैचुरेशन बॉर्डरलाइन है 95 है, फीवर ब्रेक नहीं कर रहा है, तो हम स्टेरॉइड ले लेंगे। माशाल्लाह फीवर एट प्रेजेंट कम है, मतलब कल से अब ना के हिसाब से एक ही बार मैंने मेडिसिन दिया उनको, देन अभी तो मैंने नहीं दिया आज। इन्होंने डॉक्टर से जो फिजिशियन थे उनसे भी टच में रहिए, ताकि पंकज को जैसे अभी जो बता रही हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी है, मगर यू हैव टू बी सीरियसली थिंकिंग अबाउट टॉकिंग टू योर फिजिशियन सो दैट वो जो मार्कर्स बता सकें, क्योंकि उनका वो बहुत जरूरी है जानना आपको। उन्होंने ही स्टेरॉइड शुरू किए हैं। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई रिकवर्ड फ्रॉम कोविड. My simple question is like weakness is there, that's fine. I mean, I have recovered, I do proper walks, exercises, but then whenever I'm taking a bath, especially, wash my hair and all, after that I, feel extremely weak. That's a very peculiar thing I've observed in myself, that after a bath, I'm, it makes me very weak. So it's like I'm taking a bath every alternate day. So is it to worry about, or it's part of that general weakness that we have? It's part of the general weakness in my opinion. If I can give a very simple logical explanation, जब आप नहाते हैं तो अक्सर आप खड़े रहते हैं for 15 to 20 minutes, right? Right. Other times when if you're feeling weak, आप unknowingly बैठ जाती होंगी या कुछ और कर रही होती होंगी. Sometimes वो जो ब्रेक नहीं मिलता है, 15 कोविड में हमेशा postural hypotension होता है, जिसको हम कहते हैं venous pooling, legs में हो जाती है. अगर आप 15 मिनट तक खड़ी रहेंगी, आप start taking a bath with a chair. If you feel uncomfortable, use a stool, take a bath while you're seated, and you'll feel much better. ठीक है? Venous pooling की वजह से आपको suddenly मतलब blood supply to the brain and everything, general weakness एक automatically आ जाती है, मन करता है जैसे बैठ जाए आदमी. Yeah. Actually, you start getting again, something that I hope everything is fine, and everything is fine. Don't thank worry. you. I understood. Yeah, everything is fine. प्लास्टिक चेयर रख लीजिए आप शावर लेने के लिए ना, या बिगर स्टूल ले लीजिए जिस पे बैठ के ले लें. So that is one of the things. Any questions? Any more questions? I have a few questions. Should I read them out? Read them out, Farah. We'll need to finish it. We have another meeting in the evening again. So, the latest update Covishield vaccination का first और second dose में कितना duration gap होना चाहिए? So this is actually a policy decision, more than a. Sorry. No, nobody's just. So this is more of a policy decision rather than a scientific discussion. 4 weeks पे भी, 8 weeks पे भी और 12 weeks पे भी antibodies बनती हैं. अब गवर्नमेंट का डिसीजन है कि वो कितने टाइम ड्यूरेशन में आपको देना चाह रहे हैं वैक्सीन. सो हम अगर 12 वीक्स के भी फॉलो करेंगे, लैंसेट की एक स्टडी की गई थी सबसे पहले जो आई थी, रिलीज हुई थी यूके में, और उन्होंने बताया था कि अगर आप 12 वीक्स पे लेते हैं तो आपका जो वैक्सीनेशन की एफिकेसी मानी जाती है जो 75 to 80% है कोविशील्ड के लिए, वो बढ़ के 90% हो जाती है. तो तब तो वी वर नॉट फॉलोइंग इट, बट नाउ वी आर फॉलोइंग इट. सो आप कुछ भी मान के चलें, बट 4 वीक्स, चाहे 4 वीक्स पे ले लें, चाहे आप 8 वीक्स पे ले लें, चाहे 12 वीक्स पे ले लें, हमेशा ले लें. सेकंड डोज that is the main point. Yes. Okay. There's another question. Someone asked me, at what oxygen reading can one decide to rush home from the home to the hospital? So, like Dr. Lubna Baji said, कि इतना overwhelmed हो चुका था infrastructure बीच में, अब कुछ राहत आई है.
Ideally 94% saturation and above can easily be managed at home, कोई परेशानी नहीं है moderate illness के साथ भी। मॉडरेट इलनेस में जब आपके स्कोर सीटी स्कैन का स्कोर आपका 9 के ऊपर होता है, या आपको फीवर बढ़ता ही जा रहा है, नहीं सेटल हो रहा, या आपने ये नोटिस किया है कि कभी कभार ओकेजनली आप देख रहे हैं तो आपका सैचुरेशन शायद 90 हो जाए, ज्यादातर 94 के ऊपर ही रह रहा है, उन स्टेट्स में आपको चौकन्ना रहना चाहिए कि मुझे जरूरत पड़ सकती है। तो एक दो जगह से बात करके रख लें, अगर वहां पे बेड्स अवेलेबल हैं तो आपको आईवी स्टेरॉइड की जरूरत तभी पड़ सकती है अगर सैचुरेशन 90 से कम में डिप कर रहा है। उससे पहले ओरल स्टेरॉइड्स भी उतना ही फायदा करते हैं जितना आईवी स्टेरॉइड फायदा करते हैं। So there is no need to rush between 90 and 94 also, there is no need to rush unless and until आपको लगता है कि एकदम से फीवर बढ़ता जा रहा है, कफ बढ़ गई है और सैचुरेशन की जो डिप्स हैं वो ज्यादा दिख रहे हैं। So that is the second question. The third question is, किसी ने जिंकोविट के बारे में पूछा था, can extended use of zincovit cause mouth ulcers? ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है। माउथ अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए जिंकोविट दी जाती है। सो कोई ये ना सोचे कि कोई मल्टीविटामिन्स खा रहा है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। आइवरमेक्टिन एक दवाई है जिसकी वजह से कुछ लोगों को अल्सर्स हो जाते हैं, कुछ लोगों को स्किन के रैशेस हो जाते हैं, बट मल्टीविटामिन्स आर नेवर हार्मफुल टू द जनरल बॉडी फॉर। अरे एक बार पूछ तो लो कितना जिंकोविट खा रहे हैं, पूछ लो कितना जिंकोविट खा रहे हैं, बिकॉज एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड. So if they are taking 2-3 zincovit in a day, it can cause havoc. So just normally when you are getting treated for COVID, we advise you to take 50 to 100 milligrams of zincovit in a day. That is because the zinc is one of the most important minerals that helps your respiratory epithelium to recover. मतलब आपके lungs के अंदर की जो lining है ना, उसको recover करती है। तो जब आप acute phase में होते हैं COVID के, हम लोग recommend करते हैं कि आप दिन में 2 zincovit खाएं। लेकिन आप 2 जिंकोविट अगर लगातार खाते जाएंगे तो आपको जिंक का ओवरलोडिंग भी हो जाएगा बॉडी में। वी डोंट नो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, कभी किसी ने इतनी जिंकोविट प्रिस्क्राइब नहीं की जितनी अब शायद हो रही है, बट वो धीरे धीरे करके ही पता चलेगा। सो हाँ, डेफिनेटली जिंकोविट आपको डेली वंस दिन में एक बार ही खानी है एज अ प्रिवेंटिव, बट अगर आप कोविड से के साथ हैं तो आप दिन में 2 बार खाइए। स्पेशली डायबिटिक्स में भी कह सकते हैं ना, बिकॉज ऑफ द इंसुलिन आल्सो। जी ओके, प्लीज एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? हाँ पूछें प्लीज। जी मैं पूछ रही थी कि जैसे प्रिवेंशन के लिए हम लोग मल्टीविटामिन्स लें और जिंक लें तो अच्छा है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोगों को घर बैठे उनको कोविड हो गया, तो व्हाट वाज द रीजन? मतलब घर में जो लोग थे बाहर नहीं निकले तो किस तरह से कोविड हो गया? ये 2 क्वेश्चन है प्लीज। प्रिवेंटिव के लिए सुबह ही आप सेकंड क्वेश्चन लेना चाहेंगी? प्रिवेंटिव पे मैंने बात की तो आई कैन टेक इट। ले लो। तो प्रिवेंटिव बेसिकली आप जो मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं आप जरूर लें, कंटिन्यू करें, उसमें कोई हार्म नहीं है, खास करके आजकल के माहौल में। बिकॉज एक तो हमारी जो फूड आइटम्स आते हैं ना, सब्जियां भी आ रही हैं, जो भी कुछ आ रहा है वो इतना हाइब्रिड तरीके से बनाया जा रहा है कि उसका एक्चुअल मिनरल एंड विटामिन कंपोनेंट काफी कम होता है। अनलेस एंड अनटिल आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से सब चीजें मंगा रहे हैं, जो कि हम लोग कहाँ मंगा पा रहे हैं, तो खैर सब्जियां भी नहीं आ रही। ऑर्गेनिक फार्म्स किसी के पास हैं तो बहुत अच्छी चीज है। Wash your vegetables very thoroughly before you eat them, and eat as many raw vegetables as possible to increase the vitamins and minerals content in your body. आप जितना कुक करेंगे ना सब्जी को, आप जितना उसमें तेल डालेंगे सब्जी को, उसका सारा विटामिन और मिनरल का कंटेंट खत्म हो जाता है। तो इसीलिए रिकमेंडेड है कि इस दौरान जब हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम्स ऑलरेडी अंडर प्ले हैं, अंडर वर्क हैं, तो हम एक एक्स्ट्रा एडेड अपना प्रिवेंटिव खाएं, कोई परेशानी नहीं है उसमें खाने में। जिंक लेना चाहिए अलग से? जिंक वंस अ डे। आप विकोसूल जेड आती है, विकोसूल जेड, उसमें 40 मिलीग्राम जिंक होता है, आप वंस अ डे खा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। sorry I didn't get you। विटामिन सी ले सकते हैं और विटामिन डी वीकली 60 के ले सकते हैं। सो दैट इज लाइक वी रिकमेंड टू आवर फीमेल्स आल्सो। अबाउट द अदर थिंग कि घर बैठे कैसे हो गया, तो ये मुअम्मे से तो हम लोग ही निकलना चाह रहे हैं, बिकॉज इट इज अ एयरबॉर्न डिजीज नाउ। सो पहले ये होता था कि खाली ड्रॉपलेट एक चीज होती थी जिससे इन्फेक्शन हो जाता था कि आप तो नेट सरफेस को टच किया और हो गया। नाउ दिस स्ट्रेन इज मोस्टली एयरबॉर्न एंड मेनी पीपल, सो एयर इज सर्कुलेटेड लाइक इट्स एवरीवेयर। सो मान लीजिए आपके अड़ोस में, पड़ोस में, आने में जाने में कहीं भी है, सो द एयर इज सर्कुलेटिंग। आई थिंक दैट कैन बी वन ऑफ द कॉजेस, क्योंकि घर के दरवाजे तो खुलते ही हैं, खिड़कियां तो कभी कभी खुलती हैं, आप
आप वैक्यूम में तो रह नहीं रहे हैं कि बिल्कुल ऑर्गेनिज्म आएंगे ही नहीं, सो वो चीजें आ जाती हैं। सो दैट इज वन अदर थिंग, द अदर थिंग दैट यू कैन गेट, घर बैठे बिठाए किसी को हो गया ना बाय चांस, किसी ने कोई पार्सल उठाया है नीचे से। हाँ, मतलब वही कहने का मेरा मतलब यही है कि एनीथिंग व्हिच इज लाइक फ्रॉम आउटसाइड ईदर एयर और फ्रॉम एनी अदर थिंग, सो यू कैन ऑलवेज गेट इट। और ये वाला जो स्ट्रेन है ये सर्फेस से थोड़ा कम, जितना कि एयरबॉर्न ज्यादा हो रहा है। दिस स्ट्रेन इज लाइक मोर इनटू, पहले हम लोग घिसे चले जाते थे, पार्सल 2 दिन उठाते नहीं थे, अब पार्सल उठा लेते, नाक पे 2 मास्क लगाए हुए हैं। सो आई थिंक गॉड इज लाइक थिंकिंग कि हाँ हमें क्या है, या मे बी दिस वायरस इज एक्टिंग वेरी मच, लेकिन तुम हमसे कहाँ तक बच पाओगे। सो we are trying to learn. Yeah, I have three more questions. अगर एयरबोर्न है तो हम लोग घर के जैसे बालकनीज खुले रखते हैं, नहीं खुले रखें, और हवा पास हो रही है। हाँ, नहीं होगी उसमें, ऐसा नहीं होने दीजिए। मेरा तो मानना ये वैक्सीनेशन लगवा लीजिए, घर के यहाँ खुली रखिए, मतलब उल्टा ना करके दरवाजा बंद रखो और वैक्सीनेशन ना लगवाएं, बिकॉज यू विल बी मोर प्रोन to that thing. So get the vaccination slots allotted. अभी तो ऐप से है, कोविन ऐप से है, get yourself vaccinated, get all the people vaccinated. That is the basic take home message, and don't be careless. And वो जैसे बताएं थी फराह के जो होम गैदरिंग्स भी हैं वो हम लोग तो खैर अब कर ही नहीं रहे हैं, बट जहां तक हो सके अवॉइड करें और 6 feet डिस्टेंस पे रहें। I have 3 more questions here, उसके बाद आप लोग की शायद दूसरी मीटिंग है। एक किसी ने पूछा है कि ये स्टेरॉइड्स का कोर्स कितना लंबा होता है। देखिए ये बहुत ही स्पेसिफिक है टू योर ट्रीटिंग फिजिशियन। नॉर्मली जो रिकवरी ट्रायल किया गया था यूएस में, यूके में, जिसमें इनिशियली डेक्सामेथासोन का बताया गया था, वो था 10 दिन के लिए। लेकिन अब ये स्ट्रेन इतनी अग्रेसिव है कि सम पीपल आर प्रिस्क्राइबिंग स्टेरॉइड्स फॉर अप टू 2 weeks, बट यू कांट कंटिन्यू इट ऑन योर ओन। आप हमेशा किसी फिजिशियन से बात करें, उनसे पूरा ओपिनियन लें, उसके बाद ही डिसाइड करें। जितना शॉर्टर कोर्स होगा स्टेरॉइड का उतना फायदेमंद है टू प्रिवेंट म्यूकरमाइकोसिस। बट ऐसा नहीं कि हर किसी को म्यूकरमाइकोसिस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डायबिटिक्स हैं उनमें ज्यादा चांस है, लेकिन उनमें भी जो साफ सफाई नहीं रखते, हैंड हाइजीन नहीं रखते, उन सब में ज्यादा चांसेस हैं होने के। और हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट्स के पास, क्योंकि क्रॉस इन्फेक्शन बहुत होता है उस वजह से। सो दैट इज वन थिंग, 10 days मैक्सिमम अप टू 2 weeks. The next question is, what percentage of patients are facing post-recovery complications like heart failure and sudden other heart issues? आपको ऑलरेडी डॉक्टर सुबुही ने बताया है कि ये मल्टी ऑर्गन डिजीज है, सिंगल डिजीज, एक लंग इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के अगर 14 दिन कंप्लीट हो गए हैं इलनेस के तो उसको 21वें दिन कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है unless until you've done good monitoring. बट जो नॉन वैक्सीनेटेड पीपल हैं, ये हम लोगों ने देखा है कि उनमें 25वें दिन, 28वें दिन ऑफ इलनेस मींस डे ऑफ सिम्टम स्टार्टिंग से फीवर आ रहा है, लो ग्रेड फीवर आ रहा है, जो कि लास्ट कर रहा है अप टू 28 days ऑफ इलनेस, लेकिन उसके बाद वो खत्म हो जा रहा है। सो आपको बस ये चौकन्ना रखना है कि आपका जो थ्रोम्बोटिक है कॉम्प्लिकेशन वो ना पैदा होता रहे। तो अगर इनिशियली आपके कुछ बॉडी के लेवल बिल्कुल नॉर्मल थे तो बाहर में जाके नहीं बढ़ेंगे after 11 days of illness are over. Next question, does the sugar level stabilize on its own after completing steroids? Absolutely yes. The moment you stop your steroid, it will hardly take 2-3 more days for your sugar levels to stabilize once you are taking your regular medication. तो कोई परेशानी नहीं है उसमें. And after how many days an asymptomatic person should repeat his RT-PCR? Should not repeat his RT-PCR. Should not repeat because that is putting a lot of load. Yes. Please don't repeat. After 14 days of illness, please come out of your room. In fact, अगर घर में बाकी सब लोग भी पॉजिटिव हैं, 11 दिन के बाद आप बाहर आ जाइए मास्क पहन के, कोई परेशानी नहीं है। लोगों से मिलिए, सोशल डिस्टेंसिंग। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर सबीन, जिन्होंने कल नोएडा में एक लिया था, वो काफी मेरे साथ खिंचातानी करती रहती हैं, कहती हैं आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं ना, मैं ये कहती हूँ फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग ना रखिए। सोशल बबल जरूर अपना बना के रखें, आप रीच आउट जरूर करें लोगों तक। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से डॉक्टर लुबना बाजी और गुड़गांव वॉलंटियर्स ग्रुप में नैयर आबाजी एंड सुबुही सब लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है। दिस इज अ सोशल बबल, वी शुड कीप इट वेरी स्ट्रॉन्ग, वी शुड कीप इट वेरी वेरी बिग एंड वाइड एंड एज मच एज पॉसिबल इंक्लूड पीपल इन इट। जाते जाते स्टेरॉइड के लिए एक बात बता देना कि जैसे whenever it should not be that कि फिजिशियन के कहने पे स्टार्ट किया, बट अपने आप से स्टॉप नहीं करना होता, यू हैव टू टेपर इट डाउन।
like you have yeah, that is very important for people to understand. And second thing is that the sugar monitoring has to continue even if you stop the steroid. If you are diabetic, don't just stop sugar monitoring, because these are little things that can cause that can make the enemy strong. वो enemy को strong कर सकते हैं यहाँ पे. So you understand, ये छोटी चीजें बहुत जरूरी हैं. और जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनको तो मॉनिटरिंग वैसे भी करनी चाहिए. हाँ, तो ये that is why I was telling कि वो that is very important, because it is very. So I guess it was we have answered both all the questions. Some people are asking about Covaxin and all. अच्छा, Asima is there. स्पुतनिक जो वैक्सीन आ रहा है, इसके लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गवर्नमेंट तो देगी, गवर्नमेंट ने मंगाया तो देगी क्या? कोविन पे रजिस्ट्रेशन होगा? वो मुझे नहीं कोविड लगा चुका है वो स्पुतनिक नहीं लगा. नहीं, जो नया फर्स्ट टाइम लगाना चाह रहा है मिलेगा वैक्सीन सर्टिफिकेट. उसको कोविन पे रजिस्टर करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे. इट इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट प्रोटोकॉल एंड बिल्कुल आएगा. इट विल कम. इट्स एन अप्रूव्ड थिंग ना. अदरवाइज यहाँ पे तो वैसे भी कुछ नहीं आ रहा बिना अप्रूवल के. Ajay, I wanted to ask if the low-grade fever is continuing even after 28th day from getting COVID positive. Do I need to consult a doctor? No, you shouldn't. No need to. अगर आपको वो incapacitate नहीं कर रहा है, fevers are lasting up to a month. Okay. ठीक है. आपने last time अपना CRP कब करवाया था कि नहीं करवाया था? नहीं, फिर I think when I tested positive, after that, after 14th day, हाँ, I got it again tested, but it was positive. तो मतलब आपने कभी अपने मार्कर्स तो चेक कराए नहीं? आपको और कोई परेशानी है नहीं? सिर्फ एक लो ग्रेड फीवर है? जी, लो ग्रेड फीवर है. नहीं, उसके पहले तो काफी सारे इश्यूज थे. नहीं, हाँ. अभी फिलहाल के लिए जब से रिकवरी नहीं, उसके बाद से कुछ भी नहीं करवाया. Nothing else needs to be done. Okay. Yeah. बेफिक्र हो जाओ, बस मास्क लगा लेना और बाहर नहीं जाना. रिकवरी के बाद चांसेस ऑफ रिकॉन्ट्रैक्टिंग कितने ज्यादा होते हैं या नहीं होते हैं? क्या चीज के बाद? रिकवरी के बाद आइडियली कहते हैं री-इन्फेक्शन चांसेस हैं नैरा बाजी. ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, लेकिन अप टू मोस्ट लाइकली अप टू 3 months आप प्रोटेक्टेड रहते हैं. But precautions लेना जरूरी है. हाँ, नहीं, वो उसका कोई तोड़ नहीं है. You can't give that. Different strains आ गई हैं. So if one has contracted one strain, can the person get infected by the other strain even if the antibodies are there? There are cases where person got infected again. They can. बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली जब भी स्ट्रेन, एक तो अलग-अलग स्ट्रेन अलग-अलग तरीके का इम्यून एस्केप मैकेनिज्म फॉलो करती है. अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि मुझे आज B1167 से हुआ है, अब नेक्स्ट 3 months में आपका साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आ गया, आपका डबल म्यूटेंट इंडियन आ गया, आपका इतने सारे आ गए, चांसेस हैं कि होगा. इसीलिए मैंने कहा है कि इसको जरूर रखें. डबल मास्क इज द ओनली थिंग दैट इज सेविंग अस फ्रॉम म्यूटेंट स्ट्रेन्स. ओनली थिंग. वैक्सीन्स आर आल्सो इफेक्टिव, बट अगेन हो तो जाएगा ही ना. वैक्सीन इज इफेक्टिव ओनली टू प्रिवेंट द सिवियरिटी ऑफ द इलनेस. What you need to do is वैक्सीन लगाते हैं, ना खिंचवाएं, मास्क मुंह से हटाएं ना, तो वैक्सीन लगवाते. That is very important. Please फोटो मत खिंचवाना आगे, because every time you take off the mask, that area is very prone to have virus around. So फोटो मास्क तो बिल्कुल नहीं उतारना चाहिए. इनफैक्ट के लिए भी मैंने मास्क नहीं उतारा. So आप मास्क प्लीज. So that is there. I think, thank you everyone. It was really an enriching thing. Thank you Lubna Baji and all the Gurgaon core group for giving us such opportunity. We just need to mention एक कि पूरा हमारा जो ये ग्रुप है, I'll just mention जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, especially कि हमारा जो वॉलंटियर्स ग्रुप में आगे आप लोगों से सजेशंस भी चाहिए कि आप लोग प्लीज ग्रुप इवन इन शिया ग्रुप आप कि क्या आपको चाहिए, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव एज अ सेशन, क्या इन्फॉर्मेशन वो डालें. प्लस हम आपको ये एक बार सब लोग बोले अपना इंट्रोडक्शन दे दें जो वॉलंटियर्स हैं हमारे यहाँ पे प्रेजेंट. आसिमा तुम स्टार्ट कर सकती हो, एंड देन whoever is present right here they can at least introduce themselves हमारे वॉलंटियर ग्रुप में. So that सबको इस प्रोग्राम को भी आपके सामने लाने में इन सभी वॉलंटियर्स का एफर्ट रहा है. तो प्लीज आसिमा से स्टार्ट करो. मेरा नाम आसिमा है एंड आई एम अ सपोर्ट सिस्टम ओनली. माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ही
डॉक्टर्स की every support is important. I'm there के हाँ सब साथ में आपके कुछ हो पाए effort, that's it. So that's my support. बाकी सब तो सब doctors and असमा, आप सपोर्ट से ज्यादा आप पिलर हैं जो हम she exactly वो अपराइट रखती हैं. You are the pillar. Thank you so much. The binding force. अभी जो लोग के अभी सामने नहीं आए पहले उनसे ही रखेंगे. ए से नेक्स्ट अर्शिया है हमारी. अर्शिया अपना बोलो कुछ. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शिया है. मैं जलवायु टावर्स में रहती हूँ और मैं आई एम वॉलंटियरिंग माई सेल्फ हियर. अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं न्यू गुड़गांव में रहती हूँ, DLF रीगल गार्डन्स में. और जब मैंने ये आसिमा बाजी, लुबना बाजी ने 11 बाजी वगैरह को देखा कि सबकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं भी बस अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह मैं भी कुछ कर पाऊँ आप लोगों के लिए, या किसी को भी ज़रूरत है तो मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ. फिलहाल मैं रिसोर्स टीम में थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर किसी को जैसे बेड्स के बारे में रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन के बारे में रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई वेरीफाइड लीड जो है वो प्रोवाइड कर पाऊँ. बहुत अच्छे से हार्ड वर्क कर रही है ये उनकी टीम. और लोग भी आएंगे बट हिना भी बहुत अच्छा काम. आइस इंसिया आई थिंक. अस्सलाम वालेकुम, आई एम इंसिया हुसैनी. आई लिव इन हैमिल्टन कोर्ट इन गुड़गांव. हमको गुड़गांव शिफ्ट हुए सिर्फ 2 ही साल हुए हैं और पैंडेमिक हिट जस्ट अबाउट 6 months later, so I don't know a lot of people, so I'm in this group. I'm more of a cheerleader and you know, and very सारे ब्यूटीफुल cheerleader ही होते. Extremely proud of what everyone is doing and you know, hats off to everyone's efforts and inshallah Allah हम सबकी दुआएं सुनेगा inshallah. Together we can. Inshallah. नैरा तो हो गया सबको. अब सबा पे आ जाओ. सबा. Assalamualaikum, I'm Sabah here, and you know, since I'm part of this volunteers group, Gurgaon volunteers group, I'm taking care of marketing and communication. I guess that fits you know, my kind of background. So I help you know, in the promotion of whatever initiatives that we are taking to reach out to as many people, because this is the time we all have to come together and support each other. Yes, exactly. And win this battle together. Sorry, बीच में कमर साला my most valuable member वो है. She's there. हाँ, प्लीज कमर साला आप सामने आए. वो हम लोग उन्होंने वॉलंटियर किया है कि अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, बच्चे जो छुट्टियों में सब घर पे रहेंगे ना, तो वो सबके सपोर्ट से दे ऑर्गेनाइज सम एक्टिविटीज, ज़ूम मीटिंग्स, so the elderly can connect. हाँ, जो ये बच्चियां जो आ रही हैं, they can connect with the elderly and कुछ प्रोग्राम साथ में, ताकि दोनों अदा फला. So आप अनम्यूट करके अपनी शक्ल दिखा दीजिए सबको. अनम्यूट करिए. कोशिश नहीं कर रहे हैं. बस आप कर लीजिएगा, हम लोग काम कर देंगे. बस आप आ जाइएगा, हम लोग बाकी संभाल लेंगे. सब जुड़ जाएंगे आपके साथ. Then हम सईदा पे आ जाओ. सईदा अनम्यूट करिएगा. Yeah, Assalamualaikum everyone. So I'm Saida. I am a part of the resource team. और हमारा काम है कि सारे रिसोर्सेज या तो हम अपने पास ऑलरेडी स्टोर करके रखें. फॉर एग्जांपल मेडिसिन, आई शुड थैंक्स बूही फॉर दैट, जिन्होंने यू नो काफ़ी मदद की हमको कि जो भी मेडिसिन शॉर्ट हो रहे हैं मार्केट में, टू मेक देम अवेलेबल. एंड जब भी किसी को ज़रूरत पड़ी तो वी वुड इमीडिएटली टैग हर एंड रश टू हर एंड शी इज़ देयर टू सपोर्ट एवरीवन एवरी टाइम. और बाकी हिना, अर्शिया इन माय टीम, दे आर डूइंग एन एक्सेप्शनली ग्रेट जॉब. मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, बट वो खुद ही इतना एक्टिव हो जाती हैं कि यू नो मेरे को कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता. एंड यू नो कभी कभी ऐसा होता है कि वॉलंटियर ग्रुप में अगर आधा घंटा नहीं देखो तो 100 मैसेजेस ऐसे हो जाती हैं कि इंसान कहता है यू नो, like that's how everybody is connected every day, every second. I see that group so active. That only shows how are we there to help each other. कि इस मुश्किल वक्त में हम अगर एक दूसरे का साथ देंगे, we will come out of this peacefully and happily.
और मुझे लगता है more than, because I have gone through this, because my husband was a COVID patient, I have gone through this. इस टाइम पे ज्यादा जरूरत होती है एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का, एक मेंटल सपोर्ट देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बाकी डिजीज तो इतना, मुझे नहीं लगता डिजीज इतना परेशान करती है जितना एक वहम और एक लर्जा जो है इंसान को और जो उसके पेशेंट के आसपास होते हैं उनको होता है। तो आई थिंक उस टाइम पे कॉल करना, उस फैमिली को सपोर्ट करना, मेडिसिन, बिकॉज उस टाइम पे उनके कुछ समझ नहीं आता। इमेजिन दे हैव टू गो एंड रश फॉर एन एम्बुलेंस, कैसे उनका दिमाग चलेगा, कैसे 10 एम्बुलेंस वालों को कॉल करेंगे या कैसे वो और चीजें करेंगे। अगर हम वो चीज सपोर्ट करेंगे, वो बर्डन उनके हाथ से हम उठा लेंगे, आई थिंक यू नो दे कैन मैनेज द पेशेंट वेल। सो दैट्स, वी आर हेयर फॉर एवरीवन। किसी को भी जरूरत है, आई एम अवेलेबल 24/7, you can call me anytime, and I think all the volunteers are there to support everyone 24/7. Thanks to all the doctors, thanks to Lubna for initially starting this core group, and I think she took the lead, and Taskeen जो मतलब amazing काम कर रही है without anything, without even a delay. बाकी she is always there, and thanks everyone, and let's all continue to do this good work, and Allah करे हम इस वबा से जल्दी निकल आए। Thanks Saida. Saima रह गई है, Saima my young member. Assalamualaikum, I'm Saima and I live in Valley View, and हम लोग भी यही volunteer group के एक part हैं, and again as everybody has said, I would just like to reiterate that in case you need anything, any kind of support, because obviously सबसे ज़्यादा एक social support चाहिए रहता है, and I totally agree that social distancing is not the right term for it, it's just physical distancing. Socially we need to be more connected than ever right now. So किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी को सिर्फ बात करने की, मेडिसिन से रिलेटेड, कोई मेडिकल एडवाइस, कुछ भी हो, तो we are all always there for you all, and it's actually an honor to be a part of this group with such stalwarts. Every member is important. Everybody is a stalwart. शायदा यहाँ पे है नहीं, और शाजिया जो last but not least, तस्कीन अपने को इंट्रोड्यूस करो and then conclude कर दो हमारी इस मीटिंग को। बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम ऑल। और मैं भी एक वॉलंटियर का पार्ट ही हूँ। आई लिव इन विपुल ग्रीन सेक्टर 48। मैं वैसे तो आई एम नॉट अ योगा ट्रेनर, बट चूंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में हम सब जानते हैं और मैं कर भी रही हूँ, मतलब मैं एटलीस्ट 9-10 ईयर्स से मैं योगा करती हूँ और मुझे पता है कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं, और इन कोविड तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं डेली कंडक्टिंग योगा क्लासेस फॉर ऑल, जो भी और जो नहीं जुड़े वो प्लीज जुड़े। जरूरी नहीं है कि कोविड डेली हो रहा है भाई, डेली 9 o'clock, और मेरा बहुत अच्छा रूटीन बना हुआ है और आप सबको इसका फायदा भी मिलेगा। कुछ नहीं तो मैं तो कहती हूँ स्किन ग्लो करेगी। कुछ नहीं, सबसे कुछ नहीं तो सबको तस्कीन मिलेगी कि उसने कुछ किया। तस्कीन तो मिलेगी। तो वो छोटा कंट्रीब्यूशन है सबका, जिसकी वजह से जो है वो काफी सक्सेसफुल है पूरा वॉलंटियर ग्रुप। इट्स वेरी गुड कि ना मैं इसका पार्ट बन पाई। And last but not least, तस्कीन के बाद all this फरा और सब जो लोग आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पे आए हैं, इसका वर्ड स्प्रेड करिए। आप लोग, each one of you is a very important resource for us, not just सुनने के लिए। आपकी सबकी हमें कभी ना कभी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, एंड आई नो नाजिया, ये लोग सब आई नो कि ये लोग को हम कभी भी हम इन पे भरोसा करके इनसे कोई भी मदद मांग सकते हैं। So we are very proud of being a part of this Gurgaon community where everybody is just, I mean, नोएडा के जो लोग आए हैं उनका भी शुक्रिया करते हैं।